नमस्कार आप सभी को। तो आप सभी लोगों का प्री का एग्जाम तो हो गया। तो जिन लोगों के भाई अच्छे नंबर हैं, 90 प्लस हैं, 100 प्लस हैं, वो सब लोग तो कुछ सोचो ही मत, चुपचाप अपनी मेंस की तैयारी में लग जाओ, है ना। और जिन लोगों के उनको थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा है कि क्या पता सर हमारा प्री इस बार ना हो पाए, वो टेंशन मत लो, वो भी चुपचाप अपने मेंस में लग जाओ। देखो अभी जो तैयारी करोगे वो अगली बार काम आ जाएगी। अभी देखो आप कितना भी मान लो, जो बच्चे हैं, जो 15,000 बच्चे, मान लो 15 या 20,000 बच्चे जो भी इस बार क्या आपको लग रहा है प्री पास करेंगे, वो क्या अगली बार प्री नहीं देंगे क्या? वो भी देंगे। ज्यादा से ज्यादा आप इसमें से 100-150 बच्चे हटा दो जो अगली बार प्री नहीं देंगे, जिनको आरपीएस या फिर आरएस प्रॉपर एसडीएम मिलेगा, उनको छोड़ के सभी बच्चे दोबारा से प्री देंगे। तो जिन बच्चों का नहीं हो रहा है आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप अपने मेंस की तैयारी शुरू करो। ये तैयारी आपके बहुत काम आएगी। जो अंत तक लड़ेगा हीरो वही है, देखो, है ना। अंत तक लड़ना है अपने को, जब तक एसडीएम ना बन जाए उस दिन तक तैयारी नहीं छोड़नी है अपने को, है ना। अब देखो आप लोगों ने सबने सिलेबस तो देखा होगा, जिन बच्चों ने, जो भी बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपके 4 पेपर है ना, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। ये जो पेपर 4 है आपका, स्पेशली पेपर 4, ये किस चीज का है? ये सिर्फ लैंग्वेज का है, हिंदी और इंग्लिश। और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, इंग्लिश वाला पोर्शन मैं डील करूंगा पूरा, है ना। अब देखो इस पेपर 4 में कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे? एक तो हिंदी आएगी, दूसरा इंग्लिश आएगी। आप सभी लोगों को पता है इंग्लिश कितने मार्क्स की आएगी? नहीं, देखो यहां इस पेपर में प्योरली तो देखो 80 नंबर की इंग्लिश तो लिखी हुई है। जो इस पेपर का पार्ट ए है, इसमें 3 पार्ट है, देखो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर तो है ग्रामर और वोकैब, उसके अंदर आएंगे आपके 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स के, यानी कि पार्ट ए कितने नंबर का आएगा आपका? 20 नंबर का। उसके बाद देखो पार्ट बी, पार्ट बी पूरा है कॉम्प्रिहेंशन का। कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपको समझ के आंसर देना है। पार्ट बी आपका आएगा 30 मार्क्स का। उसके बाद बच गया पार्ट सी। पार्ट सी कंपोजिशन है। कंपोजिशन मतलब आपको खुद को वहां कुछ कंपोज करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपने हिसाब से वहां पे लिखना है। पैराग्राफ राइटिंग आएगी, इलेबोरेशन आएगा और लेटर राइटिंग आएगी, आपको वहां लिखना है। और पार्ट सी भी कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का। 30 का कैसे? देखो 10 नंबर का पैराग्राफ, 10 नंबर का इलेबोरेशन और 10 नंबर का लेटर, ये भी 30 का है। यानी कि टोटल इंग्लिश देखो कितने नंबर की है? 80 नंबर की है टोटल। टोटल इंग्लिश कितने नंबर की है? 80 नंबर की है। और आपको बताता हूं, देखो इसके अलावा आपको हिंदी वाले पोर्शन में भी ट्रांसलेशन मिलेगा लगभग 10 नंबर का। अब देखना उसमें आपको क्या करना होगा, इंग्लिश टू हिंदी करना है ना। वो भी 10 नंबर का, वो भी एक तरीके से देखो इंग्लिश का ही पार्ट है। तो कितने नंबर की हो गई? 80 प्लस 10 कितने हो गए? 90। और बताता हूं आपको, देखो आपको 2 से 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जो भी जैसा भी पूछे आरपीएससी, आपको थोड़ी बहुत परिभाषिक शब्दावली भी पूछेगा, यानी कि 5 नंबर की वो मान लो, है ना। तो आप ये देखो कुल मिला के मोटा मोटी ये पूरी इंग्लिश 95 नंबर की है, मतलब 95 मार्क्स की है। ऑलमोस्ट आप देखो तो 100 नंबर की पूरी इंग्लिश है ना। कितने नंबर की है? लगभग आप देखो तो 90, 95, 100 नंबर की इंग्लिश है। बहुत बड़ा पोर्शन है। और मैं आपको बताऊं, आप अपने किसी सीनियर से पूछना या कोई भी बंदा जो पहले सेलेक्ट हो रखा है उससे पूछना, वरना आप जब कभी ट्रेनिंग हो तो ओटीएस में जाके वहां लोगों से पूछना कि आपका सिलेक्शन का बेस क्या था। जिन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो रखा है वो यही बोलेंगे पेपर 4, पेपर 4। इस पेपर में अगर आप नंबर ले आए, जिस भी किसी बच्चे ने 140 प्लस स्कोर कर दिया ना इस पेपर में, कितना? 140 प्लस अगर आप लोगों ने स्कोर कर दिया, आप पक्के एसडीएम हो। आप पक्के क्या हो? पक्के एसडीएम हो एकदम। और किसी ने अगर 120 प्लस स्कोर कर दिया, उसका सिलेक्शन पक्का है, उसको दोबारा एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जिसने भी 140 प्लस स्कोर कर दिया ना, वो पक्का एसडीएम है इसमें। तो ये पेपर 4 बहुत बड़ी चीज है। देखो और आपको एक बात बताता हूं मैं, इसी पेपर 4 में नंबर लाना सबसे आसान है। मैं आपको बताऊं, इस पेपर 4 में नंबर लाना सबसे आसान है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में मैं आपको बताऊं, जो बहुत बड़े बड़े धुरंधर है ना, वो भी कई बार 70-80 नंबर पर रुक जाते हैं, है ना। ये कभी भी धोखा दे सकता है आपको, पेपर 1, 2, 3 कभी भी। जैसे देखो इस बार प्री में दिया ना, एक थोड़े बहुत भी अगर आप क्वेश्चन देखो तो राजस्थान के बहुत थोड़े बहुत क्वेश्चन आए हैं, और आप करंट देखो कहां से क्या पूछ रहे हैं पता भी नहीं चलता है अपने को ना। मतलब वो क्या है, यही ऐसा इस पेपर 1, 2, 3 में कहीं से भी कहीं भी धोखा हो सकता है आपके साथ। हो सकता है आप जो चीजें पढ़ के जाओ आरपीसी ना पूछे, हो सकता है इस बार आरपीसी एकदम यूपीसी पैटर्न पे चली जाए, आपसे बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ ले। देखो कुछ भी हो सकता है उसमें, लेकिन ये पेपर 4 है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ फिक्स है। और इस पेपर 4 में भी स्पेशली मैं आपको बताऊं, ये जो इंग्लिश वाला पोर्शन है ना 95 मार्क्स का, इंग्लिश वाला पोर्शन 95 मार्क्स का। आपको पता है ना कैसे है? 80 तो प्योरली है इंग्लिश, 10 नंबर का हिंदी,
इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है हिंदी वाले पोर्शन में, और 5 नंबर की लगभग परिभाषिक शब्दावली है, तो 95 नंबर का है। मैं आपको गारंटी लेता हूं इस बात की कि जो यहाँ पढ़ाएंगे ना आपको उसमें से ही सब कुछ आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला इसमें। मैं देखो कितना सिलेबस के लिए, एक बात बताओ आप खुद, अब इसमें लेटर लिखा है एग्जाम में 10 नंबर का लेटर आएगा, तो 10 नंबर का लेटर आएगा तो भाई साहब 10 नंबर का लेटर आएगा ही, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो 10 नंबर का लेटर आना ही आना है, वो तो फिक्स है एकदम, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। 10 नंबर का लेटर आएगा ही आएगा, उसमें ना तो कुछ नया हो सकता है ना कुछ पुराना हो सकता है, 10 नंबर का लेटर फिक्स है एकदम, वो आना है। हाँ बस इतनी सी बात है, आपको उसको सीख के अच्छे से जाना है। प्रेसी लिखिए तो प्रेसी आएगी आपके एग्जाम में, है ना। और आपको बताता हूँ अनसीन पैसेज लिखा है तो अनसीन पैसेज आएगा, और देखो ग्रामर लिखिए तो ग्रामर आएगी, वोकैब लिखिए तो वोकैब आएगी। और ये सभी पोर्शन बहुत छोटे छोटे। ये लेटर अकेला देखो कितने नंबर का है, अकेला लेटर 10 नंबर का है, अकेला लेटर कितने नंबर का है 10 नंबर का है। और आप देखो वर्ल्ड हिस्ट्री सोचो कितने नंबर की है, 14-15 नंबर की होगी। अब देखो उस वर्ल्ड हिस्ट्री को तैयार करने के लिए आपको कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा। आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी, पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ो, नई वाली पढ़ो, राजस्थान बोर्ड की बुक पढ़ो, और क्या पढ़ो, कहीं के नोट्स पढ़ो, फिर आंसर राइटिंग करो, हजारों चीजें हैं। 200 पेज के तो नोट्स है उसके, किसी कोचिंग के भी लाओगे आप तब भी। और कितने नंबर की आएगी, मुश्किल से 14-15 नंबर की। एक तरफ ये लेटर है अकेला, कितने नंबर का है सोचो आप, इसका कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो देखो आप, ये अकेला लेटर 10 नंबर का है, अकेला लेटर। और मैं आपको बता रहा हूं इसका फॉर्मेट सिखाने में मैं मात्र 1 घंटे में आपको इसका पूरा फॉर्मेट सिखा दूंगा। 1 घंटे में मैं आपको इसका पूरा फॉर्मेट सिखा दूंगा कि लेटर लिखना कैसे है, पूरा फॉर्मेट, 1 नंबर नहीं कटेगा आपका। देखो 10 नंबर का लेटर है तो फॉर्मेट के कितने नंबर है, 5 नंबर तो फॉर्मेट के हैं, जो मैं आपको सिर्फ 1 घंटे में सिखा दूंगा। एक क्लास में आप सीख लेना, उसके बाद उसको बंद करके रख देना, जब आपका एग्जाम होना उसे 1 दिन पहले उठा के दोबारा रिवाइज कर लेना, इतना ही करना आपको। और उसके बाद बताऊं 5 नंबर की लेटर की बॉडी है, 5 नंबर का फॉर्मेट है, 5 नंबर की लेटर की बॉडी है, वो है ना कंपोज करना है जो आपको। अब उसमें देखो आपको टोटल 9 लाइनें लिखनी है लेटर में, टोटल कितनी लाइन लिखनी है 9 लाइन। अब मैं आपको बताता हूं, देखो ऊपर की 3 लाइन मैं आपको रेडीमेड बता दूंगा पहले ही, वही लिखनी है, विद ड्यू रेस्पेक्ट फिक्स है, ऑफिशियल लेटर आना है फिक्स है, वो 3 लाइन पहले ही मैं आपको बता दूंगा, वो लिखना। नीचे की 3 लाइन भी मैं आपको बता दूंगा, जो सैल्यूटेशन है और है थैंक्स है ये सब, वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, वो लिखना अपने को। अब बची कितनी, बीच की 3 लाइन, 1 2 3, बीच की 3 लाइनों में से 2 लाइन आप क्या करना, आप उठा लेना क्वेश्चन में से। अब देखो आपको तो सिर्फ क्या करना है, 1 लाइन लिखनी है, आपको सिर्फ क्या करना है, 1 लाइन लिखनी है। सोचो 10 नंबर का पोर्शन है, आपको सिर्फ 1 लाइन लिखनी है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता, इससे आसान कुछ भी नहीं है। आप किसी भी दूसरे सब्जेक्ट को उठा के देखो, आप छोटे से छोटा मैनेजमेंट भी उठा के देखो, मैं कह रहा हूं आप वो योगा वाला पोर्शन उठा के देखो, खेल इंडिया योगा वाला, करंट भी पढ़ना पड़ेगा, नोट्स भी पढ़ने हैं, बुक्स भी पढ़नी, ये भी पढ़नी, और इधर इसको देखो। बस मैं इन्हीं छोटी छोटी चीजों से आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो इंग्लिश वाला पोर्शन है ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। बच्चे पता नहीं क्यों गलतियां करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि वो या तो सही से पढ़ते नहीं है, और कुछ मेरा मानना ऐसा भी है कि सब्जेक्ट भी एक ऐसा सब्जेक्ट है इंग्लिश ना, अब बाकी कोई भी सब्जेक्ट आप घर बैठ के बिना किसी टीचर की हेल्प से पढ़ सकते हो, लेकिन एक इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप बिना टीचर की हेल्प से, और वो भी मतलब सही टीचर हो जिस पे आप पूरा भरोसा कर सको, बिना किसी टीचर की हेल्प के आप इसको सही से घर पे नहीं पढ़ सकते हो, मेरा ऐसा मानना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैं जानता हूँ खूब लोगों को, जो मतलब सिलेक्टेड, आप ये मान लो 2018 में सिलेक्टेड है, मेरे साथ है, मेरे मतलब कुछ दोस्त है, मैं आपको बताता हूँ, वो 18 में सिलेक्टेड है, उसके बावजूद भी उन्होंने जो पिछला मेंस लिखा है, मेरे को ऐसे कह रहे हैं कि सर हमने लेटर तो छोड़ ही दिया था, कि छोड़ो लेटर तो अब नहीं आ रहा, कौन करेगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ आप थोड़ा सा मेरे साथ सीख लेना, मेरी गारंटी है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, आप 4 मिनट से कम में, 4 मिनट से भी कम टाइम में आप लेटर लिख दोगे। आप एक बार यहाँ मेरे से इंग्लिश पढ़ लेना, आप तो इंतजार करोगे इस पेपर का कि जिस दिन ये पेपर होगा ना वो सबसे बेस्ट जाएगा हमारा। आप तो ढूंढ ढूंढ के लेटर लिखोगे कि लेटर है कहाँ यार, कितना आसान है, फटाफट फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट में एड्रेस वेड्रेस तो लिखना है, ऊपर सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, यही तो लिखना है, नीचे क्या लिखना है, थैंक यू, ये योर सिंसियरली सिखाऊंगा, योर फेथफुली कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब, और बीच की 9 लाइन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 3 ऊपर की याद करा दूंगा, 3 नीचे की। आप तो ढूंढोगे कि सर लेटर है कहाँ, फटाफट लिखना है हमें तो बस। और देखो अभी लोगों की क्या कंडीशन है, कहीं ना कहीं तो पढ़े ही है वो, कहीं ना कहीं तो कमी रह गई उनमें, लेटर छोड़ के भी आ गए। 10 नंबर का लेटर आप 1 मिनट में छोड़ के आ गए, आप सोच भी नहीं सकते उसकी वजह से आपको कितना बड़ा भुगतना पड़ेगा, है ना। आप क्या पता आप एसडीएम बनने से चूक जाओ, आप आरटीएस बन के रह जाओ। एक एसडीएम और एक आरटीएस में 15 साल का डिफरेंस होता है सर्विस में। सोचो एक छोटी छोटी चीजों की वजह से 2-4 नंबर पीछे रह गए, उसका बहुत बड़ा
बाद में बहुत बड़ा अपने को उसका मतलब बहुत बड़ा पछतावा होता है कि यार थोड़ा सा और कर लेते ना, कोई थोड़ा सा सही इंसान मिल जाता, हमें थोड़ा सा सही से सिखा देता तो हम यार बहुत आगे निकल जाते। बाद में आप सर्विस ज्वाइन करते हो तब आपको बहुत सारी चीजें बाद में पता चलती है कि यार इसमें प्रमोशन स्लो है, इसमें प्रमोशन फास्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं आप हर तरीके से खुद को मजबूत करके जाओ, है ना, हर तरीके से खुद को मजबूत करके जाओ। इस इंग्लिश को बिल्कुल मत छोड़ना आपने। ये लेटर, ये प्रेसी, ये अनसीन पैसेज, ये ट्रांसलेशन, ये बहुत आसान है। पिछली बार मैं आपको बताऊं 2021 में बच्चे कह रहे थे कि वो सर 2021 में ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल आया है, वो तो हमसे हुआ ही नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, इस 2021 में जो ट्रांसलेशन आया था ना, बच्चे उन बड़े बड़े सेंटेंस को देख के उन्होंने ट्रांसलेशन किया ही नहीं, उसको छोड़ दिया वैसे के वैसे। बच्चों को पता है क्या लगता है, बच्चों को ये लगता है अगर ये क्वेश्चन है और ये ट्रांसलेशन हमें दिया गया है तो इसमें क्या होगा, या तो हमारे 0 नंबर आएंगे और या क्या आएंगे 2 नंबर आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है ना ट्रांसलेशन का। तो बच्चे सोचते हैं कि या तो 0 नंबर आएंगे वरना कितने नंबर आएंगे, 2 नंबर आएंगे। ऐसा नहीं होता है, देखो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 0 नंबर नहीं आएगा, 2 नंबर नहीं आएगा, इसके बीच में भी बहुत सारे, 1 नंबर आ सकता है, 1.5 नंबर आ सकता है ना, 1 से 3/4 नंबर आ सकता है, कितना भी आ सकता है। बच्चे क्या सोचते हैं या तो 0 आएगा या 2 आएगा, वो सोचते हैं यार हमें तो आता ही नहीं है तो हम तो 0 वाले हैं। ऐसा नहीं है, आपको जितना जो समझ में आ रहा है ना, जितना जो जैसा समझ में आ रहा है, अगर वहां ऐसे लिखा है छात्र लिखा है, अरे तो मेरे भाई अगर एक बात बताओ, छात्र लिखा है तो इसको स्टूडेंट्स तो लिखना आता है ना आपको, है इतना तो आता है, स्टूडेंट्स के साथ आर तो लिखना आता है। अरे आप थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश तो करो, हो सकता है आप थोड़ा बहुत टूटा फूटा जैसा भी बढ़ाओ, हो सकता है वो आपको 1 नंबर दे दे। 5 ट्रांसलेशन है, 1-1 नंबर भी देगा तो 5 नंबर बढ़ जाएंगे आपके। छोड़ के नहीं आना है, वैसे मैं आपको बहुत अच्छे सिखाऊंगा ये कैसे करना है। और 2021 में ट्रांसलेशन बहुत ईजी था, आप बड़े सेंटेंस देख के डरा करो मत, डरना नहीं है अपने को। ट्रांसलेशन बहुत ईजी था 2021 में भी, बस वो थोड़े सेंटेंस बड़े थे तो आप उसको देख के थोड़ा सोच गए कि ये मुश्किल होगा, ऐसे वैसे ऐसा नहीं है। उसको करने की एक ट्रिक होती है जो मैं सिखाऊंगा आपको कि वो ट्रांसलेशन करने की क्या ट्रिक है, जो बड़े सेंटेंस है और उनको कैसे अपने को उनका ट्रांसलेशन करना है। प्रेसी लिखना सिखाऊंगा आपको, लेटर सिखाऊंगा आपको, अनसीन पैसेज भी आपको प्रैक्टिस करवा देंगे 15-20 पैसेज, तो आप कर दोगे वहां इजीली। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये जो इंग्लिश का पोर्शन है पेपर 4 में, क्या आपको ये पूरा सिलेबस पता है क्या कि इसमें कौन सा पार्ट बहुत आसान है, इस पार्ट को कितना पढ़ना है, किस पार्ट को अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ भी सकते हैं? क्या आपको ये सब चीजें पता है? आप ये सोचो कि क्या आपको पता है इस इंग्लिश वाले पोर्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल सवाल कितने आएंगे? मैं बताता हूं, देखो आपको इसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 34। टोटल कितने सवाल आएंगे आपके? 34 सवाल आएंगे। देखो टोटल कितने सवाल आएंगे? 34। देखो इस इंग्लिश का बहुत महत्व है, ये सिर्फ आरएस में ही नहीं है। अगर आप सही से सोचो ना तो आज की तारीख में पटवारी का सिलेबस भी देखो तो उसमें भी इंग्लिश है ना। और मुझे जहां तक लग रहा है आप 1-2 साल और रुक जाओ, कांस्टेबल है ना, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, उसमें भी इंग्लिश हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसे पीछे छुड़ाने की कोशिश मत करना आप, ये आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जीवन में हमेशा मिलेगी, है ना। इसको सीखो, ये बहुत काम आएगी। किसी को सिखाओगे तो भी काम आएगी, कल को अपने बच्चों को पढ़ाओगे तब भी काम आएगी। मतलब ये आपके बहुत काम आने वाली है, जीवन भर काम आने वाली चीज है ना। इसको सीखो अच्छे से। अब देखो आपके आरएस के सिलेबस में कितने क्वेश्चन आएंगे वहां टोटल पेपर में? आपके 34 क्वेश्चन आएंगे टोटल। और कितने पार्ट होंगे वहां पे? मैंने आपको बताया 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। 3 पार्ट होंगे और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 34। यानी क्वेश्चन कितने हो गए? 34 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो कैसे कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूं। अब देखो उसका पूरा सिलेबस देखते हैं अपने, है क्या आपको सिलेबस में पढ़ना क्या है। अब ऐसे लिखो, देखो आप लोग देखना उसमें क्या लिखा, फाइंड दी एरर एंड रीराइट दी सेंटेंस। देखो इतनी सी लाइन, ये बहुत बड़ी लाइन है, आप इसको समझ नहीं रहे हो। इसमें क्या लिखा है देखो, फाइंड दी एरर एंड रीराइट दी, सॉरी करेक्ट सेंटेंस एंड रीराइट दी करेक्ट सेंटेंस। पर कहने का मतलब ये है कि आपको वो जो सेंटेंस लिखा मिलेगा आपको उसमें एरर को ढूंढना है और फिर उसके बाद क्या करना है, उस सेंटेंस को सही करके दोबारा से नीचे लिखना है। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, ऊपर जैसा सेंटेंस लिखा होता है कुछ नहीं समझ में आ रहा है वैसा का वैसा नीचे लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है अपने को, उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर होगी, कोई भी सेंटेंस नो एरर नहीं होगा।
कहने का मतलब ये है कि आपको उसमें से एरर निकालनी है और उसको सही करके लिखना है। अभी एरर लिखा, जो निकालनी एरर वो मैं सिखा दूंगा आपको, पर अभी आप इतना एक बार सीखो भी करना क्या है उसमें ना। एरर निकालनी है और फिर क्या करना है अपने को, सेंटेंस को दोबारा से सही करके लिखना है अपने को। ऐसा नहीं करना है कि जैसा सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ था वैसा का वैसा एज इट इज लिख दिया, नहीं, उससे क्या फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होने वाला। एरर निकालनी है और सेंटेंस को दोबारा से लिखना है। और मैं आपको बताता हूं, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एरर पे घोड़ा लगा के वही उसको करेक्ट करके छोड़ देते, ऐसा भी नहीं करना है अपने को, सही तरीका नहीं है देखो वो करने का। आपको क्या करना है, एरर को निकालना है और फिर दोबारा से सेंटेंस को लिखना है। 1 मिनट रुकना, थोड़ा माइक में गड़बड़ हो गई। नितेश जी यार वो टू टू बोला कुछ। एक मिनट, थोड़ी सी माइक में एरर, वो यार टू टू कुछ बोला है, ये माइक तो नहीं बोला, चेक करना आप एक। आपको क्या करना है, आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपने कोई एरर निकाल दी और क्या किया, उसको उसके ऊपर ही सही करके लिख दिया, ऐसा नहीं करना है अपने को। सही तरीका क्या होता है, जो देखो आरपीसी ने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं अपने को, निर्देशित कर रखा है, निर्देशन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं कि आपको एरर निकालनी है और फिर उस सेंटेंस को सही करके नीचे लिखना है। आप उस प्रोसेस को पूरा फॉलो करना है अपने को। आपको एरर मिल गई, बहुत अच्छी बात है, आप क्या करो, उस सेंटेंस में उसको सही करके नीचे दोबारा से लिखो आप, है ना, खूब टाइम मिलेगा आपको, दोबारा से उसको लिखो। और सभी सेंटेंस में कोई ना कोई एरर होगी, है ना। वो एरर निकालनी कैसे है, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, पर आप थोड़ी चीजें पहले सीखो। देखो आपको क्या करना है, कोई ना कोई एरर निकालनी है उसमें और सेंटेंस को दोबारा से पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो मैं आपको बताता हूं, इस एरर वाले पोर्शन में क्या होगा ना, ऐसे लिखा होगा, देखो क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्वेश्चन आएंगे एरर के। एरर के टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 10। कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 नंबर का है, यानी कि टोटल कितने नंबर हो गए, 10। यानी कि आपके एग्जाम में वो जो एरर निकालनी आएगी वो कितने नंबर की आएगी, 10 नंबर की आएगी। और बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, थोड़ा सा सीखने और सिखाने में कमी रह जाती है, उस वजह से अपने वहां निकाल नहीं पाते हैं, बाकी बहुत आसान है। मैं आपको सिखाऊंगा, देखना आप बहुत आसानी से इन चीजों को सीख जाओगे कि कैसे कैसे एरर निकालनी है। उसके बाद देखो, अच्छा आप एक बात बताओ ये कि आपको ये पता है कि अपने सिलेबस में ग्रामर के टोटल कितने टॉपिक है, सोचो और आप देखो कि क्या आपको पता है क्या कि कितने टॉपिक है। अगर आपको नहीं पता है ना ये बात, तो एक बार आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो पूरे सिलेबस को, मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे दो उस सिलेबस को, उसको आराम से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, याद कर सको तो याद भी करो। और इंग्लिश वाला तो आपको याद करना भी है ना, उसको देखो अच्छे से। इंग्लिश के पुराने सालों के पेपर देखो आप, 2021 का पेपर देखो, 18 वाला देखो, 16 वाला देखो, एटलीस्ट 3 तो देखो मेरा मानना है। उसके पहले वाले तो चलो जो भी पैटर्न है और है उसको कोई बात नहीं, पर 16, 18, 21 तीनों पेपर आप पक्का देखो, है ना। अब देखो 10 क्वेश्चन आएंगे एरर के और 1 नंबर की एक एरर होगी, टोटल कितने, 10 नंबर की एरर आएगी आपके एग्जाम में। अब देखो इसमें आप थोड़ी सी सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहला टॉपिक है आपका ग्रामर का, ग्रामर के टॉपिक है टोटल 6। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स, सबसे पहला टॉपिक ये। और देखो बाकी किसी भी पेपर में या बाकी किसी भी सब्जेक्ट में ऐसी कोई भी सीक्वेंस या ऐसा कोई भी हिंट नहीं होता है आपके पास, ये चीज सिर्फ आपको इस इंग्लिश के पेपर में ही मिलेगी। ये पहला ही पहला क्वेश्चन होगा ना जो एरर का। देखो आरपीसी आपकी कितनी हेल्प कर रही है, आरपीसी कह रही है कि टॉपिक भी पहला आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स है और हम क्वेश्चन भी इसी का ही देंगे, है ना। यानी कि जहां तक है देखो क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, यानी कि आपके पेपर का एक तो पहला क्वेश्चन और एक दूसरा क्वेश्चन ये आर्टिकल या डिटरमिनर का होगा। आप समझो इस बात को, देखो ये बहुत बहुत काम आने वाली चीज है, बहुत काम आने वाली चीज है। 1 नंबर का सवाल आएगा और 1 नंबर क्या होता है आरपीएससी में, ये आप लोगों को पता होगा अच्छे से ना, आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि ये 2 क्वेश्चन किसके होंगे, या तो आर्टिकल या डिटरमिनर, यानी इन्हीं में से कुछ होगा। अब ऐसा नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है और आप उसमें एरर निकाल रहे हो टेंस की, आप ईजेमार को सही कर रहे हो, तो वो थोड़ी सी गलती है, देखो, है ना। अपना देखो पहला टॉपिक कौन सा, आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स, इसी की एरर ढूंढने की कोशिश करनी है ना। वैसे तो अगर आप देखो ठीक ठाक मेरे से पढ़ो, ठीक ठाक खुद पढ़ो, तो आप एरर निकाल लोगे आराम से। पर अगर आप ना निकाल पाओ तो हेल्प किसकी लेनी है कि यार क्वेश्चन नंबर 1 है और सर ने बताया था कि पहले और दूसरे क्वेश्चन में 99% एरर किसकी होगी, आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स की होगी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सवाल को देख के,
तो मैं कोशिश इसी पे करता हूं कि कहीं ए एन दी लिखा है क्या, उसको ढूंढने की कोशिश करता हूं, है ना, उसी के एरर निकालने की कोशिश करता हूं। 2 सवाल हो गए। अब देखो दूसरा टॉपिक पता है कौन सा आपका, पहले याद रखो आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स, ए से पहला टॉपिक, ये देखो ए लिखा ना, ए आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स। फिर याद रखो पीटीएम, क्या याद रखना है, पीटीएम। पी का मतलब, पी का मतलब प्रीपोजिशंस, है ना। अब देखो टी का मतलब टेंस, टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, ये आपके सिलेबस में है ना, टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, पीटीएम। अब देखो 4 नंबर पर कौन है, एम, एम का मतलब मॉडल्स। ये देखो ये 4 टॉपिक हो गए आपके। पहला टॉपिक है आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स, फिर आपका टॉपिक है प्रीपोजिशंस, फिर आपका टॉपिक है टेंस, फिर आपका टॉपिक है मॉडल्स। अब देखो 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन तो किसका होगा, आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये किसके होंगे, ये प्रीपोजिशंस के होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये किसके होंगे, ये टेंस के होंगे। और मॉडल का कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 7। और मॉडल का कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 7। आप देखो थोड़ा नोट कर लो एक बार ना, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 7 किसका होगा, मॉडल्स का। उसके बाद देखो आगे चलते हैं। अच्छा 4 टॉपिक तो आपको याद हो गए ना, पहला ए से आर्टिकल्स, फिर याद रखना पीटीएम, प्रीपोजिशन, टेंस और मॉडल्स। ये बहुत काम की चीज है, मैं आपको बताता हूं। आप अपने किसी सीनियर से पूछना कि वो ऐसे कह रहे हैं कि हम तो यार वहां भूल गए थे, वो क्या सीक्वेंस थी और हम तो कभी याद नहीं करके गए, वरना हो सकता है 1-2 क्वेश्चन और सही कर देते। और 1-2 क्वेश्चन और सही करने की अहमियत क्या होती है, तो जो बच्चा 1 आधे नंबर से रह जाएगा, या विपरीत में आप देखना जिस बच्चे का 1 आधे नंबर से सिलेक्शन नहीं होगा, उससे पूछना आप 1-2 क्वेश्चन या 1-2 नंबर की अहमियत क्या होती है। अब देखो 4 टॉपिक आपको बता दिए, आर्टिकल्स, पीटीएम, प्रीपोजिशन, टेंस और मॉडल्स। अब देखो 5 नंबर टॉपिक कौन सा होगा बताओ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 5 नंबर टॉपिक हो गया। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखो अगला टॉपिक 6 नंबर, लास्ट टॉपिक आपका, ये कौन सा है, ये नरेशन है, ये है नरेशन, है ना। अब देखो मॉडल्स तक क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका था, अब चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 में, है ना। और नरेशन का आएगा क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो ऐसा भी हो सकता है कि 8 और 9 दोनों क्वेश्चन किसके हो, एक्टिव पैसिव के हो, और 10 नंबर क्वेश्चन किसका हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हो, एक ही क्वेश्चन आ जाए। तो ये जो थोड़ा बहुत है ना, वो आप वहां इतना इंग्लिश पढ़ोगे तो आप पहचान लोगे कि अगर 2 क्वेश्चन है दोनों में से बाय मी लिखा है, बाय यू लिखा है, इसका मतलब दोनों क्वेश्चन किसके हैं, एक्टिव पैसिव के, है ना। और सेड दैट लिखा है ऐसे कुछ, है ना, तो ये क्वेश्चन किसका है, नरेशन का है। तो आप वो थोड़ा बहुत वहां पहचान लोगे, इतनी तैयारी करोगे तो इतनी तो समझ आप में बन जाएगी कि आप वहां पहचान लोगे। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो आप पहचान लोगे। और देखो ऐसी कोई 100% गारंटी भी नहीं होती है कि ऐसा ही होगा, हो सकता है टेंस का एक ही क्वेश्चन आ जाए, है ना, हो सकता है मॉडल्स के 2 आ जाए, पर बट फिर भी ये जो सीक्वेंस है ना, ये आपकी हेल्प जरूर करेगी। कहां, जहां आप फंस जाओगे ना कि यार इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा, है ना, तो उसमें थोड़ा सोचना कि यार आप ऊपर आपने जो 4 क्वेश्चन किए हैं वहां तक टेंस तक का तो हो गया, वहां तक मान लो प्रीपोजिशन तक का तो हो गया, अब जो बचा है हो सकता है वो 99% टेंस का ही हो सकता है वो 99% मॉडल्स का ही हो, है ना। आपको हेल्प जरूर मिलेगी, जरूर जरूर हेल्प मिलेगी। और डूबते को तिनके का सहारा होता है, देखो डूबते आदमी को तिनके का भी सहारा बहुत होता है। तो आपको इतनी सी हेल्प भी मिल गई ना, आप निकाल ले जाओगे, देखना बहुत आसानी से। तो ये कितने टॉपिक हो गए आपके, 6 टॉपिक हो गए। देखो एक बार आपको रिवाइज करवाता हूं। पहला ए से याद रखो आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स, फिर पीटीएम, प्रीपोजिशंस, टेंस और मॉडल्स, पीटीएम, फिर एक्टिव पैसिव और नरेशन। देखो 6 टॉपिक है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो ये 6 के 6 टॉपिक बहुत ही आसान है। 6 के 6 टॉपिक कैसे हैं, बहुत बहुत आसान टॉपिक है, आपको इनमें कोई ज्यादा नहीं दिमाग लगाना। एक्टिव पैसिव बहुत सिंपल, नरेशन बहुत सिंपल, टेंसेस बहुत सिंपल, मॉडल्स बहुत सिंपल, प्रीपोजिशन में थोड़ी बहुत आपको रटनी पड़ेगी, मैं आपको बताता हूं, है ना। बाकी टॉपिक बहुत सिंपल सिंपल है। आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स बहुत सिंपल टॉपिक है, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं, और सिंपल तो है ही है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि आरपीएससी इनके क्वेश्चन और भी सिंपल पूछती है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछती है ना, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। उसके बाद देखो कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 10 क्वेश्चन हो गए, किस चीज के, एरर के, यानी कि हमने एरर के 10 क्वेश्चन देख लिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 में।
क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक क्या आएगा आपका, ये वोकैब के क्वेश्चन होंगे। ये किसके क्वेश्चन होने वाले हैं, ये वोकैब के, है ना। इसमें क्या पूछे जाएगी आपसे, वोकैब। वोकैब के नाम से कोई डरना नहीं है। देखो उसमें मैं आपको पूरा बताता हूं कि कहां इजी है और कहां मुश्किल है। आप लोग सही से मेरे साथ इस सिलेबस को समझो, है ना, कि ये कहां कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज को ज्यादा पढ़ना है किस चीज को कम पढ़ना है ना। बच्चे उस चीज का डिफरेंस नहीं कर पाते हैं और वो सही से सीख नहीं पाते हैं चीजों को। जिस चीज को कम जोर देना था उस पर ज्यादा दे देते हैं और जिस पे ज्यादा देना था उस पर कम देके चले जाते हैं। फिर वो सोचते हैं हमारे नंबर नहीं आए। नंबर की बात नहीं, आप थोड़ा सा सही से नहीं पढ़ के गए। अब देखो साइनो, साइनो मतलब सिनोनिम्स, कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 नंबर का है, यानी कि 2 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, 2 मार्क्स के। अब देखो इसके बाद एंटोनिम्स, यानी कि एंटो। हाँ एक बात मैं आपको बता दूं, इस वोकैब वाले पोर्शन में ये कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है, सीक्वेंस फिक्स नहीं है। और आप ऐसे भी समझो हमें इसमें सीक्वेंस की जरूरत भी नहीं है ना। साइनो लिखा है तो अपने को साइनो ही बताना है, ऊपर एंटो लिखा है हेडिंग में तो अपने को एंटो ही बताना है। कितना सी और अच्छा आपको एक और बात बता दो, आप कभी भी एग्जाम देने जाओ, है ना, वो चलो प्री का तो हो गया, आप प्री का देने गए, या अब आप मेंस का देने जाओ, या कहीं भी आंसर राइटिंग आप कर रहे हो वहां आंसर्स लिखो। एक छोटी सी बात मेरी मानना, किसी भी क्वेश्चन को एक तो ढंग से पढ़ना अच्छे से खूब, कि वो पूछ क्या रहा है सामने वाला आपसे, फिर उसमें 20 सेकंड का टाइम देना, उसको सोचना। आपको ऐसा करना है, प्री में तो ऑलरेडी बहुत टाइम होता है तो 20 सेकंड कोई ज्यादा नहीं है ना। हो सकता है 20-20 सेकंड आपने दिए हैं, हो सकता है आपके 4 क्वेश्चन उससे सही हो जाए। बहुत सारे बच्चे एग्जाम के बाद ये कहते मिलेंगे कि यार ये तो थोड़ा सही से नहीं पढ़ा, ये तो मेरे को आता था देख, है ना, कि यार अरे यार इसमें थोड़ी सी गलती कर दी, इसको तो यार सही से पढ़ा ही नहीं देख मैंने। बच्चे नहीं, मैं आपको, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है ना, खूब सारे टीचर्स भी हैं जो एग्जाम देते हैं, वो भी आपको कहते मिल जाएंगे कि अरे यार इसमें तो मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई। या आप देखना प्री का एग्जाम होने के बाद जो टीचर्स ने सॉल्यूशन करवाए हैं ऑनलाइन लाइव आके, उन लाइव में देखना कि वो बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है कि टीचर ने वो उस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ा और आंसर देने में बहुत जल्दी कर दी, है ना। तो ऐसे जल्दी नहीं करनी है अपने को, आराम से एक इस 20 सेकंड को पक्का दिमाग में रखो, 20 सेकंड सोचना है। और मेंस में तो ये काम पक्का करना है, क्योंकि मेंस में आपको 20 सेकंड उस क्वेश्चन पे सोचना ही सोचना है और उसकी फ्रेमिंग करनी है उसके आंसर की। अगर आपने 20 सेकंड सोचे बिना, अगर आपने डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर दिया और थोड़ा सा लिखने के बाद आपको पता चला, जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था राज सिंह वाला, तो लोगों ने क्या ही लिखना शुरू कर दिया और 10 लाइन लिखने के बाद, 8 लाइन लिखने के बाद समझ में आया अरे यार पूछ तो कुछ और रहा था। अब वहां रब करने का सिस्टम नहीं है ना, जैसे इस पैनल पे तो इरेजर लगा है, वहां तो कोई इरेजर का सिस्टम नहीं है, ना वापस जा सकते ना उसको काट सकते, काटोगे तो और स्पेस नहीं है। वो कोई कॉलेज की कॉपी तो है नहीं भी काट के फिर से लिखना शुरू कर दिया, उसमें तो फिक्स आपको जगह मिलेगी उसी में लिखना है। अब एक गलती हो गई तो उसको सुधार नहीं पाओगे ना। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है ना। तो मेरे कहने का मतलब इस वोकैब में आपको सीक्वेंस की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, ऊपर देखना साइनो पूछ रहा है या फिर एंटो पूछ रहा है। साइनो पूछ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर करना, एंटो पूछ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। अब देखो एंटो के 2 क्वेश्चन आएंगे। एंटो तो आप समझ तो गए ना, साइनो मतलब पर्यायवाची और एंटो मतलब विलोम शब्द, ये समानार्थी शब्द और ये विलोम शब्द, साइनो एंटो। एंटो के आएंगे 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और टोटल कितने नंबर हो गए, 2 नंबर। यानी कि 2 नंबर के आएंगे साइनो, 2 नंबर के आएंगे एंटो। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, 4 क्वेश्चन। कितने नंबर हो गए टोटल, 4 नंबर। अब उसके बाद आगे चलते हैं। देखो उसके बाद वो आपसे क्या पूछेगा, फ्रेजल, फ्रेजल वर्ब, और पूछेगा आपसे इडियम, फ्रेजल वर्ब और इडियम, फ्रेजल एंड इडियम। देखो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आएगा फ्रेजल का और एक क्वेश्चन आएगा इडियम का, यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 2। और ये कितने नंबर के आएंगे, 2 नंबर के, है ना। देखो 2 साइनो के 2 नंबर, 2 एंटो के 2 नंबर, 2 एक इडियम का एक फ्रेज का 2 नंबर, 2 क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि 2 नंबर। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं। देखो सॉरी, एक फ्रेजल का क्वेश्चन आएगा, एक ईडीएम का क्वेश्चन आएगा। टोटल 2 क्वेश्चन हो गए, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 नंबर हो गए, यानी कि 6 नंबर तक का तो अपना हो गया। अब उसके बाद चलते हैं, देखो आगे 6 नंबर तक का हो गया। अब उसके बाद चलते हैं आगे। देखो उसके बाद वो आपसे क्या पूछेगा, उसके बाद पूछेगा आपसे 1 वर्ड। उसके बाद क्या पूछेगा, 1 वर्ड, है ना भाई। बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द आपसे पूछेगा। कितने 1 वर्ड पूछेगा, 2 1 वर्ड पूछेगा। 2 क्वेश्चन, कितने नंबर का एक क्वेश्चन, 1 नंबर का, यानी कि टोटल कितने नंबर हो गए, 2 नंबर।
है ना, 2 नंबर हो गए। देखो अब कितने हो गए, 6 पहले हो गए थे, 2 नंबर ही हो गए, कितने नंबर हो गए, 8। अब आगे चलते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, कंफ्यूजिंग वर्ड्स पूछेगा आपसे, है ना। कंफ्यूजिंग वर्ड्स मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको ऐसे कंफ्यूज करते हैं ना। वो 2 क्वेश्चन उसके 1 नंबर का एक, तो यानी कि टोटल कितने हो गए, 2 नंबर। अब देखो 2 नंबर के साइनो, 2 नंबर के एंटो, 1 नंबर के फ्रेजल, 1 नंबर के इडियम, कितने हो गए टोटल 6। 2 नंबर के वन वर्ड और 2 नंबर के कंफ्यूजिंग वर्ड, टोटल कितने नंबर हो गए, 10। टोटल कितने नंबर हो गए, 10। देखो 10 नंबर की ग्रामर हो गई और 10 नंबर की क्या हो गई, वोकैब। 10 नंबर की हो गई ग्रामर प्लस 10 नंबर की वोकैब, और टोटल कितने नंबर हो गए, 20। टोटल कितने नंबर हो गए, 20। अभी 20 को करने में पता है कितना टाइम लगेगा, मात्र 10 से 15 मिनट। वोकैब के फटाफट कर देना और एरर निकालनी फटाफट का काम है, कोई दिक्कत नहीं। 15 से 20 मिनट में 20 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। आप किसी भी पेपर में, किसी भी जगह, चारों पेपर में गारंटी ले रहा हूं, आप कहीं भी दिखाना, पेपर 1 2 3 में कहीं भी दिखाना, आप 20 नंबर का पोर्शन इतना जल्दी करके दिखा दो तो नहीं होने वाला है ना। ये देखो 20 नंबर हो गए, 10 नंबर की वोकैब, 10 नंबर की ग्रामर, जो कि बहुत आसान है। अब देखो, अब मैं आपको इस सिलेबस का पूरा इसको डिकोड करके बताता हूं कि इसमें होगा क्या। साइनो में क्या होगा ना, आपको एक वर्ड लिखा मिलेगा ऊपर, साइनो में क्या मिलेगा, एक वर्ड होगा और उसके कितने ऑप्शन होंगे, नीचे 2 ऑप्शन। नीचे कितने ऑप्शन होंगे, 2 ऑप्शन, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन ये और 1 नंबर ऑप्शन ये। बीच में क्या होगा, ये क्या होता है बताओ, ये होता है स्लैश या ओब्लिक, यानी कि या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। अब एक बात सोचो, इससे आसान क्या हो सकता है कि एक सवाल है, उसके 2 ही ऑप्शन है आपके पास। आप प्री देते हो ना, प्री, उसमें क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं उसके, 4। उसके ऑप्शन होते हैं 4। और सोचो आप ये कि आपको वो उसका आंसर नहीं भी पता है, लेकिन फिर भी आपने 2 ऑप्शन काट दिए ना, तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है कि यार मुझे इसका आंसर तो नहीं पता क्या होगा, बट ये 2 तो नहीं हो सकते। अब बचे कौन, ऊपर वाले 2। सोचो वो 2 कटते ही कितना आसान हो गया कि अब तो 2 ही बचे यार, इन 2 में से तो मैं एक कर सकता हूं, है ना। लेकिन यहां देखो आपको आरपीसी दे ही 2 रही है, इससे आसान क्या हो सकता है यार। ऐसा तो, इतना आसान तो आपको प्री में भी नहीं मिला होगा ऑप्शन, जितने आसान मेंस में मिल रहे हैं, है ना। मात्र केवल ये एक मेंस में ऐसी जगह है जहां इस 10 नंबर में आपको ऑप्शन भी दे रहा है वो साथ में, कि यार तुम थोड़ा बहुत भी पढ़ के आए हो तो देख लो, मैंने 2 लिख दिए यार, इन दोनों में से एक आंसर है ना। बहुत आसान है। तो साइनो में क्या होगा, ऐसा होगा, एक वर्ड होगा और उसके 2 ऑप्शन दिए होंगे, है ना। दोनों क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। एंटो में भी क्या होगा, एंटो में भी ऐसा ही होगा, एक वर्ड होगा और उसके 2 ऑप्शन होंगे। एक वर्ड होगा और उसके कितने ऑप्शन होंगे, 2। आप बस इतना ध्यान रखना, थोड़ा सा एक बार गौर से पढ़ लेना क्वेश्चन को कि वो साइनो पूछ रहा है या फिर एंटो पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो साइनो पूछता है और वो एंटो देख लेते हैं, वो एंटो पूछता है वो साइनो देख लेते हैं। ये गलती आप मत करना, आप थोड़ा सा गौर से देखना कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, साइनो पूछ रहा है या फिर एंटो पूछ रहा है ना, उसी के हिसाब से आंसर करना। एंटो में भी सेम ऐसा ही होगा, एक ऊपर वर्ड लिखा होगा, उसके 2 ऑप्शन होंगे आपके पास। उसके कितने ऑप्शन होंगे, 2 ऑप्शन होंगे, है ना। कितना आसान है देखो, साइनो के 2 क्वेश्चन हो गए, एंटो के 2 क्वेश्चन हो गए। अब आगे चलते हैं फ्रेजल पे। एक फ्रेजल पूछेगा आपसे, बहुत आसान है, मैं आपको बताऊं, है ना। और उसमें भी 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक सेंटेंस लिखा होगा, उसी में कहीं एक स्लैश के साथ 2 फ्रेजल आपको दी होगी, उसमें से एक आंसर होगा। फ्रेजल हो गई, उसके बाद एक ईडियम, एक पूछेगा आपसे ईडियम, एक फ्रेजल हो गई प्लस एक ईडियम हो गई। बहुत सिंपल सिंपल सी ईडियम। ईडियम तो, ईडियम का मतलब होता है कहावतें। ईडियम ऑलरेडी ही बहुत सिंपल है, ईडियम तो पहले से ही बहुत सिंपल है। पता नहीं वो बच्चे क्यों याद नहीं कर पाते, उनको याद नहीं होती है। बाकी ईडियम बहुत सिंपल है, मैं आपको सारी ईडियम आपको 2 से 3 घंटे में पढ़ा दूंगा, और आप, मैं गारंटी लेता हूं, आप भूल के दिखा देना। आप ये बोल देना कि सर आपने पढ़ा दिया, हमने देख लिया और अब हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आप भूल के दिखा देना मेरे को। ईडियम कहावतें तो इतनी सिंपल चीज है, हिंदी में उल्टे की टफ है, मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश में बहुत सिंपल है। इन कहावतों को याद रखना बहुत सिंपल है, हर एक कहावत के पीछे कोई ना कोई स्टोरी जुड़ी है, कुछ ना कुछ है। मैं आपको ये भी बताऊंगा इनका ओरिजिन कहां से हुआ है, क्यों ये ईडियम ऐसी बनी है। जैसे एक ईडियम होती है एक्लीज हिल्स, पहली पहली ईडियम आपने देखी होगी, तो मैं बताऊंगा कि एक्लीज कौन था, वो किस युद्ध में लड़ा था, उसकी एक्लीज हिल ईडियम क्यों बनी है। हिल का मतलब क्या होता है, ये पैर के नीचे अपनी, है ना, एडी। तो ऐसी ईडियम क्यों है, ये कमजोर पॉइंट के लिए ऐसी ईडियम क्यों बनी है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप एक भी ईडियम नहीं बोलने वाले उसके बाद।
अब देखो आपने देख लिया साइनो कैसे पूछेगा, एंटो कैसे पूछेगा, ईडियम कैसे पूछेगा, 6 नंबर हो गए। उसके बाद आगे चलो, देखो अब अच्छे से समझते जाना इसको ना। एक बार ना समझ में आए आप इस वीडियो को दोबारा देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा, पर इसको देखना जरूर। आप, मैं ये नहीं कर आप मेरे से पढ़ो, आप किसी से भी पढ़ो, वो कोई बात नहीं है, पर आप सिलेबस अच्छे से देखो। ये जो मैं सिलेबस समझा रहा हूं ये आपके बहुत काम आने वाला है, इस वीडियो को आप पूरा देखना है टू जेड। उसके बाद चलते हैं देखो वन वर्ड पे, उसके बाद वन वर्ड। अब मैं आपको यहां बताता हूं, देखो वन वर्ड में क्या होगा। वन वर्ड में जैसा साइनो रेंटो में या फिर ईडीएम में जो ऑप्शन मिल रहे हैं ना, वन वर्ड में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। वन वर्ड में तो क्या होगा, एक सेंटेंस लिखा होगा और उसका वन वर्ड आपको बताना होगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपने जितने वन वर्ड याद किए हैं सभी को एक बार रिकॉल करके देखना कि यार इसका आंसर क्या होगा, है ना। वो आपको वहां लिखना पड़ेगा और विद करेक्ट स्पेलिंग। यू हैव टू राइट विद करेक्ट स्पेलिंग, उसका वन वर्ड आप लिखना। क्योंकि पिछली बार जो कॉन्विशोर जैसा वन वर्ड पूछा था वो बच्चों को आते हुए भी स्पेलिंग की वजह से बच्चे गलत करके आ गए, पता है आपको। तो अब मैं देखो इस बात से क्या कहना चाहता हूं, पता है आपको। साइनो एंटो आप जैसे प्री के अंदर अपने करंट पढ़ते हैं ना, कि सर इतना पढ़ा है कि वहां देख के ऑप्शन आएगा तो मार दूंगा, है ना। आप उतना भी पढ़ोगे तब भी काम चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। देखो वो वोकैब कितनी आसान है, साइनो एंटो ईडियम फ्रेजल, कितना आसान है कि सर इतना पढ़ लिया है कि वहां आएगा सामने तो मैं देख के ऑप्शन मार दूं। आप कभी भी वैसे भी देखना, हम कभी भी प्री की तैयारी करते हैं तो किसी से कुछ भी पूछते हैं तो सामने वाला क्या बोलता है कि यार ऑप्शन दे दे यार, ऑप्शन दे यार, है ना। क्यों कहते हैं वो पता है कि यार ऑप्शन आते ही तो मैं बता दूंगा, है ना। तो आप उन वर्ड मीनिंग को भी ऐसे याद करो कि आप ऑप्शन आते ही मार दो, और मैं आपको कह रहा हूं मेरी गारंटी है वो 100% सही होगा। इससे ज्यादा उसको मत पढ़ना, इससे ज्यादा उस वोकैब को टाइम मत देना, उन वर्ड्स को मत याद करना। आपको समय ही देना है ना, तो मैं आपको बताता हूं आप कहां दो। आपको टाइम देना तो वन वर्ड में टाइम दो, क्योंकि वहां कोई ऑप्शन नहीं आने वाला है। कम से कम 500 वन वर्ड, कम से कम 500 टॉप के वन वर्ड बढ़िया से रट के जाओ, तब ये 2 नंबर ला पाओगे यहाँ पे, है ना। कम से कम 500 वन वर्ड बढ़िया से रट के जाओ। इजी आया तो अपनी किस्मत है, चलो टफ आ गया तो इन 500 को, 500 खूब होते हैं, 500 याद करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा अपने को ना, वो करो। लेकिन साइनो एंटो में ज्यादा टाइम देने की बजाय मेरे हिसाब से आप वन वर्ड में ज्यादा टाइम दो, आपको सही रहेगा ज्यादा। साइनो एंटो तो आप थोड़ा बहुत ऊपरा ऊपरी भी पढ़ोगे, वहां ऑप्शन की हेल्प से आप कर दोगे, पर वन वर्ड आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो वन वर्ड को आप अच्छे से पढ़ के जाना। अच्छा, वन वर्ड आ गए 2 नंबर के। उसके बाद लास्ट बच गया कंफ्यूजिंग वर्ड्स। अच्छा, कंफ्यूजिंग वर्ड्स ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत सारे, कोई पूरी डिक्शनरी याद करनी पड़ेगी इसके लिए, ऐसे कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं मुश्किल से मुश्किल 100 कंफ्यूजिंग वर्ड है, मुश्किल से मुश्किल, ज्यादा से ज्यादा, हद से हद 100 कंफ्यूजिंग वर्ड है जो आपको याद करने हैं। बस उसी में से पक्का आएगा आपका, उसमें से पक्का, हर बार आया यार, हमेशा आया, उसी में से पक्का आएगा। मुश्किल से मुश्किल, ज्यादा से ज्यादा 100 कंफ्यूजिंग वर्ड है जो कि आप याद कर लेना, उससे बाहर नहीं आने वाला। और इससे ज्यादा मेरे हिसाब से टाइम देना भी नहीं चाहिए, और इतना सफिशिएंट टाइम यार, ऐसे क्या पूरी डिक्शनरी थोड़ी याद करेंगे, इतना टाइम फुल सफिशिएंट है। अब देखो 2 नंबर हो गए कंफ्यूजिंग वर्ड के, है ना। 10 नंबर की ग्रामर हो गई, 10 नंबर की वोकैब हो गई। ग्रामर में मैंने आपको पूरा खोल के बताया कि 6 टॉपिक है। पहला ही पहला ए से आर्टिकल, फिर पीटीएम प्रीपोजिशन, टेंस, मॉडल्स, फिर एक्टिव पैसिव, फिर नरेशन। 6 टॉपिक 10 क्वेश्चन। फिर मैंने आपको वोकैब के बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक क्या आएगी, वोकैब आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो मैंने आपको बताया 2 क्वेश्चन साइनो के आएंगे, 2 क्वेश्चन एंटो के आएंगे, 2 क्वेश्चन वन वर्ड के आएंगे, एक ईडियम का आएगा, एक फ्रेजल का आएगा, और 2 क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वर्ड के आएंगे। यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन। एक नंबर का कितने नंबर हो गए, 10 नंबर। यानी कि 10 नंबर की ग्रामर हो गई, 10 नंबर की वोकैब हो गई। ये तो बात हुई 20 नंबर की। ये तो बात कितने नंबर की हुई, 20 नंबर की, पार्ट ए की, है ना। ये बात किसकी है, 20 नंबर और पार्ट ए। आपको कुछ ना समझ में आए आप वीडियो को दोबारा देखना, हमसे आप दोबारा से पूछना, कमेंट करके पूछना, आप फोन करके पूछना, हम आपको बता देंगे पूरा। और वरना ये मैंने बहुत ही सिंपल आपको एकदम अच्छे से इसको सिलेबस को डिकोड करके बताया है कि साइन वन टू कैसे पढ़ने हैं, वन वर्ड कैसे पढ़ने हैं, है ना। वन वर्ड पे ज्यादा टाइम देना है, उनको ज्यादा अच्छे से याद करना है, 400-500 वन वर्ड खूब अच्छे से रट के जाना। साइनो एंटो में थोड़ा कम भी करोगे तो काम चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ऑप्शन आएंगे, वो भगवान की दया रहेगी, जो इंसान मेहनत करके जाता है उसका वहां मतलब वो लगाता है जो आंसर वो सही भी होता है ना। और वैसे भी इतना पढ़ के जाओगे तो वहां ऑप्शन देख के आप सही टिक कर भी दोगे, है ना।
इस बात को मान के चलो। ये हो गया पार्ट ए 20 नंबर का। 20 नंबर का हो गया पार्ट ए वोकैब प्लस ग्रामर, है ना। अब अपने बात करते हैं पार्ट बी की कि उसमें क्या आएगा। अब आगे चलते हैं पार्ट बी। अब आगे बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी कॉम्प्रिहेंशन का आएगा। किसका आएगा? कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये कंपोजिशन नहीं है, ये कॉम्प्रिहेंशन है ना। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये है कि पार्ट बी में आपको समझ के उसका आंसर करना है। आपको क्या करना है? पहले जो भी टेक्स्ट आपको दिया होगा उसको समझना है, फिर उसका आंसर करना है। अब देखो 20 क्वेश्चन हो गए, 10 ग्रामर के, 10 वोकैब के। अब पार्ट बी कहां से शुरू होगा? क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू होगा। पार्ट बी कहां से शुरू होगा? क्वेश्चन नंबर 21 से। पार्ट बी कहां से शुरू होगा? क्वेश्चन नंबर 21 से। अच्छा, 21 से और 25। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 में क्या होगा? आपका आएगा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज। अच्छा, अनसीन पैसेज तो इससे आप खूब वाकिफ हो, मैं आपको बताऊं। इसका नाम ही अनसीन है, ऐसा कुछ नहीं। आप इससे खूब वाकिफ हो, आपने छोटी क्लासों में, 10th में, 12th में आपने खूब ऐसे पैसेज पढ़ के उसके नीचे आंसर देने होते हैं ना, वही अनसीन पैसेज है। बस क्या करना है आपको? पूरे पैसेज को पढ़ना है और उसके नीचे उसके ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन 5 क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। और आपको इसमें एक बात बताता हूं, देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 25 होगा ना, जो क्वेश्चन नंबर क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर 25 होगा ना, वो वोकैब का होगा। वो किसका होगा? वोकैब का, है ना। अच्छा, इसका आंसर कहां मिलेगा? इसका आंसर उस पैसेज में ही मिलेगा आपको। इसका आंसर भी कहां मिलेगा? उस पैसेज में ही मिलेगा। और आप थोड़ा सा गौर से उसको, थोड़ा सा ध्यान से उसको पढ़ोगे और थोड़ी बहुत आप 15-20 पैसेज की प्रैक्टिस करके जाओगे, आपको ये पक्का मिल जाएगा उसके अंदर, है ना। वो मतलब ऐसा नॉलेज ही बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। देखो, अभ्यास और एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ी चीज होती है। अभ्यास और एक्सपीरियंस करते करते ना इंसान बहुत आगे निकल जाता है। तो आप अगर 15-20 पैसेज की प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तो आप सभी के आंसर एकदम सही से दे पाओगे, देखना। और ये तो क्वेश्चन नंबर 25 तो किसका होगा? वोकैब का होगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24, यानी कि सवाल नंबर 21, 22, 23 और 24, ये किसके होंगे? ये छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे उस पैसेज में से ही, और इनके उत्तर भी उस पैसेज में लिखे हुए हैं। आपको तो बस उस पैसेज को पढ़ के उसमें से उत्तर देना है। सोचो इससे आसान बेटा क्या हो सकता है? मुझे ये बता दो कि इस पूरे आरएस के मेंस में इससे आसान कुछ है तो मुझे बता दो कि आपको ऊपर पूरी कहानी लिख के दे दी, अब भाई इसी में से 4 आंसर आप दे दो, इसी में से 4 उत्तर लिख दो। हम आपसे कहीं से कुछ नहीं पूछ रहे, हम तो ये करें कि बेटा ये हमने आपको लिख के दिए लाइनें और नीचे 4 सवाल पूछे हैं, इनके उत्तर दे दो। इससे आसान कुछ नहीं है मेरे बच्चों, ये बहुत सिंपल चीज है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाना। ये हो गया अनसीन पैसेज। टोटल कितने क्वेश्चन आए? 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक। ये हो गया अनसीन पैसेज। अब चलते हैं अपने आगे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 25 तक। हो गया, देखो 21 से 25 तक अनसीन पैसेज हो गया, 4 क्वेश्चन आएंगे और एक वोकैब का क्वेश्चन आएगा 25वां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30। कितने क्वेश्चन हो गए? 5। देखो 26, 27, 28, 29, 30, यानी कि क्वेश्चन कितने हो गए? 5। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। और कितने नंबर के हो गए टोटल? 10। अच्छा, वो अनसीन पैसेज में भी वो जो पीछे था ना, ये जो अनसीन पैसेज है ना, इसमें भी टोटल कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है ना। और इस पैसेज का एक एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2-2 नंबर का है। कितने नंबर का है? 2-2 नंबर का है। यानी कि ये पैसेज अकेला कितने नंबर का हो गया? 10 नंबर का। यानी कि अकेला पैसेज भी कितने नंबर का है? 10 नंबर का। ये पैसेज आपका सोचो 10 नंबर तो आपसे आरपीसी उस चीज के दे रही है कि बेटा ये लाइनें पढ़ लो और इनके उत्तर दे दो, ये 10 नंबर ले जाओ आप, फ्री के नंबर है सब, है ना। ये भी 10 नंबर का है और ये भी कितने नंबर का है? 10 नंबर। अच्छा, इसमें आएगा क्या 26 से 30 तक? इसमें आएगा ट्रांसलेशन। इसमें क्या आएगा? ट्रांसलेशन। अच्छा, ट्रांसलेशन किसका करना है? हिंदी टू इंग्लिश करना है। क्या करना है आपको? हिंदी टू इंग्लिश। इसमें ट्रांसलेशन किसका करना है आपको? हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेशन करना है। किसमें? क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29, 30, 5 सवालों में। यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल 10 नंबर का होगा। देखो ये थोड़ा सा मैं एक बार के लिए मान भी सकता हूं कि ये थोड़ा सा चलो चीज मुश्किल हो सकती है ना।
कि वहां ट्रांसलेशन करना है आपको। वैसे बहुत आसान है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कि इसकी क्या ट्रिक है इसको करने की, आप सीख जाओगे। बट अनसीन पैसेज तो बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। आप 15-20 की प्रैक्टिस करके जाओ, मैं कह रहा हूं आपका एक भी आंसर गलत नहीं होने वाला वहां पे, है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो बस। ये क्वेश्चन नंबर 26 से 30 क्या आएगा, ट्रांसलेशन क्या करना है, हिंदी टू इंग्लिश। अब आपको बात बताता हूं, देखो अभी क्या हुआ था ना पीछे 2021 में, थोड़ा सा ट्रांसलेशन टफ दे दिया था, थोड़ा सा, वो टफ भी नहीं था। मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअली बच्चों को बहुत इजी की आदत पड़ी हुई थी, है ना। बच्चे किसको देख रहे थे, एक तो 16 वाले पेपर को, 18 वाले पेपर को, है ना। क्या इतना ही सिंपल, अब बच्चे क्या सोचते हैं कि यार इतना ही सिंपल दो हमें, तो जैसा आपने 18 में दिया था ना कि हल्दी में औषधीय गुण होते हैं, हमें तो इतना ही सिंपल दो, राम राम बाजार जाता है, राम आम खाता है, राम क्रिकेट खेलता है, हमें तो इतना ही सिंपल दो, हमें तो कि क्यों दे आपको इतना, भाई हमारा तो टीचर ने सिखाया इतना सिंपल है, हमें तो इतना ही सिंपल पूछो। नहीं, आरपीसी के ऊपर कोई बाउंडेशन थोड़ी ना कि वो आपको इतना सिंपल पूछेगी, उसे थोड़ा सा अच्छा पूछ ले, थोड़ा सा, और वो उसमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं थे, वो ऐसा नहीं था कि बहुत उलझे हुए सेंटेंस है, वो ऐसा भी नहीं था। ठीक है, उसने सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा लिख दिया था आरपीसी ने, हिंदी वाले सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, तो बच्चे तो एकदम ऐसे हो गए कि ये क्या पूछ लिया हमसे। अरे आप एक बार गौर से उसको पढ़ के तो देखो, एक्चुअली थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करके जाते हैं आप, थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करके जाते ना भैया, आप वो पांचों के पांचों बना के आते आप। मैं ये नहीं कह रहा आपके 10 नंबर आते, 10 में से 10 नहीं आते, 6 तो आते, 6 तो आते कम से कम, 5 तो आते, एक एक तो देता, कुछ लिखते तो। 5-6 नंबर की क्या अहमियत होती है आरपीसी में, एक बार आप सीरियसली तैयारी करो, एक बार इंटरव्यू तक पहुंचो, फिर आपको पता चलेगा कि इस आरपीसी में 5 से 6 नंबर की अहमियत क्या होती है ना। तो इसको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है कि छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, देख के डर गए। थोड़ा सीख के जाओ, आप सीखने में थोड़ी सी कोताही बरत देते हो, थोड़ा सा आप अपनी कंडीशंस पर सीखना चाहते हो, है ना, कि सर हम बता रहे हैं वैसे सिखाओ हमें, तो ऐसे नहीं होता है मेरे बच्चों। आपको आरपीसी के हिसाब से सीखना पड़ेगा। पेपर की डिमांड क्या है, उससे एक कदम आगे की तैयारी करके जानी पड़ेगी, है ना। भाई एग्जाम वाला यहां तक पूछ रहा है, अपने को भैया इससे थोड़ा सा आगे तक का पढ़ के जाना पड़ेगा। हो सकता है वो अपना स्टैंडर्ड बढ़ा ले, हो सकता है इस बार, अब मैं तो ये सिर्फ इसके लिए नहीं करा, ये यहां तो मैं सब कुछ करवा ही दूंगा, इसमें तो मैं पक्का कह रहा हूं, मेरी गारंटी है। बाकी पेपर 1, 2, 3 में भी आप थोड़ा सा आगे का पढ़ के जाना। हो सकता है इस बार आरपीसी आप मानो ना मानो, हो सकता है यूपीसी जैसा कर दे, हो सकता है पेपर टफ दे दे, तो थोड़ा 2 कदम आगे का पढ़ के जाया करो। वैसे इस ट्रांसलेशन को भी 2 कदम आगे का सीखना है अपने को, ताकि आरपीसी कैसा भी पूछे अपना सही हो जाए। इतने नंबर तो आए कि 10 में से 8 तो मिल जाए अपने को, आधा नंबर काट ले कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत काट ले कोई बात नहीं, 7-8 तो ले आराम से। तो इतनी अपने को कोशिश करके जानी है बढ़िया से। और मैं तो ये कह रहा हूं आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाओ यार, बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, सब कुछ लाइन टू लाइन आपके सामने लिखा हुआ है और उसी का एज इट इज आपको ट्रांसलेशन करना है। इससे सिंपल तो क्या होगा बताओ, बहुत सिंपल है। वहां उधर देखो ना, दूसरे पेपर में आपको तो कुछ नहीं मिलना है, एक छोटा सा वर्ड देंगे वो, उसमें पेपर 3 और पेपर 2 में तो इथिक्स विथिक्स में तो क्या है, कुछ नहीं है। एक और राजस्थान जी के में आप देखो ऐसा लिख देते हैं, जम्मू, लो ये लिख दिया जम्मू। अब क्या लिखो जम्मू के बारे में 5 नंबर में, क्या पता है कि जम्मू क्या होता है। कोई सोच रहा है कोई वाद्य यंत्र होता है या कोई मेले का नाम है, ये क्या चीज है, अब जम्मू लिख के छोड़ देगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ कितनी छोटी, आप ये देखो कि वो ट्रांसलेशन पूछेगा, उसमें भी लाइनें लिख रखी है, उसका छात्र लिख रखा है तो स्टूडेंट्स लिख देना आप, है ना। कितना सिंपल है, तो ये बहुत आसान पेपर है, आप इसको बिल्कुल टफ मत मान के चलो। तो 10 नंबर का ट्रांसलेशन हो गया, 10 नंबर का अनसीन पैसेज हो गया, 20 नंबर हो गया पार्ट बी में। अब उसे आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन 26 से लेकर क्वेश्चन 30 किसके आए थे, ट्रांसलेशन के, 30 तक हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। अब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। अब देखो 31 में क्या पूछेगा आपसे, प्रेसी, क्या पूछेगा, प्रेसी राइटिंग। इसका नाम क्या है, प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग। ये ऐसे नाम ही लग रहा है आपको, ये प्रेसी, ये पहली तो बात, ये प्रिसाइज राइटिंग नहीं है, आपको ध्यान रखना है। इसका नाम है प्रेसी राइटिंग, प्रेसी नाम है इसका ना, प्रेसी राइटिंग। अब देखो ये नाम ही भारी है, प्रेसी वरेसी। अब कोई बच्चा हो यार प्रेसी, नाम ही भारी, कुछ भी नहीं है। ये 10 नंबर की आएगी, तो कितने नंबर की आएगी, 10 नंबर की, है ना, 10 नंबर की प्रेसी आएगी। ये सिर्फ नाम भारी है। मैं आपको इसमें क्या होगा, इससे सिंपल कुछ हो सकता है कि आप मुझे खुद बताना। आपको 180 वर्ड्स तो लिखे मिलेंगे, आपको क्या लिखा मिलेगा, 180 शब्द आपको लिखे हुए मिलेंगे, 180 शब्द। अच्छा, उसको पढ़ के उसको क्या करना है, उसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखना है। कितने में लिखना है, 1/3 में। 1/3 कितना होगा, ऑलमोस्ट 60। भाई 180 भी हो सकते हैं, 170 हो सकते हैं, 175, तो ऑलमोस्ट लगभग 55 to 60 वर्ड्स में आपको इसको, इस प्रेसी को लिखना है ना।
यार एक बात बताओ, इससे सिंपल अब क्या हो सकता है कि सामने वाले ने 180 वर्ड लिख के दिए, वो कह रहा है यार भैया 60 वर्ड लिख दे, इसको छोटा करके लिख के दे दे मेरे को, तो मैं तुझे 10 नंबर दे दूंगा। सोचो इतने छोटे से काम के आपको 10 नंबर दे रहा है, 10 नंबर। और आप कहीं और किसी दूसरे पेपर में देखना 10 नंबर लाने में कितना जोर आ जाएगा ना, छोटे से काम के 10 नंबर दे रहा है। अच्छा आपको एक बात और बताता हूं मैं, इस प्रेसी में क्या होता है ना, टाइटल लिखना होता है, यानी कि अच्छा टाइटल मतलब उसका शीर्षक है ना, समझ गए होंगे आप। तो अपने को इस प्रेसी में उसका लिखना होता है एक टाइटल। मैं आपको एक बात बताता हूं, कई बार तो आरपीसी क्या करती है ना कि टाइटल लिखने के लिए बोलती है, और कई बार आरपीसी टाइटल लिखने के लिए नहीं भी बोलती है, लेकिन आपको दोनों ही कंडीशन में उसका टाइटल लिखना है। आरपीसी बोले तो भी लिखना है, आरपीसी टाइटल के लिए ना बोले तब भी अपने को क्या करना है, प्रेसी का टाइटल जरूर लिखना है अपने को, उसका शीर्षक जरूर लिखना है अपने को प्रेसी का। ये टाइटल कैसे लिखना होता है मैं सिखाऊंगा आपको। ये अभी आप लोगों को टाइटल नहीं लिखना आता है, मैं आपको बताऊं, खूब देखा है मैंने, खूब बच्चे हैं बट टाइटल नहीं लिखना आता है, खूब 2-2 3-3 मेंस दे लिए, एक बार भी सीखने की कोशिश नहीं की। क्या एक बार तो सीख ले कैसे लिखना होता है ना बच्चे। अच्छा मैंने खूब बार ऐसा देखा है, बच्चा खूब अच्छी प्रेसी लिख के आता है और खूब अच्छा टाइटल लिखता है खुद की तरफ से कि यार ये टाइटल है और ये मेरी प्रेसी है। फिर कई बार मेरे को ऐसे कॉपी दिखाई कि सर देखो यार इतना अच्छा लिखा था, एग्जामिनर ने तो 2 नंबर दिए यार 10 में से, है ना, कि 10 में से कितने नंबर दिए, कि बोला सर एग्जामिनर ने 2 ही नंबर दिए। अब बच्चा ये नहीं सोच रहा है वो एग्जामिनर आपसे बहुत आगे है, उसको बहुत नॉलेज है ना, वो केवल मात्र जो आपने टाइटल लिखा है ना, वो उसी से ही पहचान गया कि आपको प्रेसी लिखनी आती है या आपको प्रेसी लिखनी नहीं आती है। वो केवल मात्र उस टाइटल से पहचान गया, आपके फॉर्मेट से पहचान गया कि आपको प्रेसी लिखनी आती है या आपको प्रेसी लिखनी नहीं आती है ना, इतनी सी चीज से वो पहचान गया। इसलिए देखो टाइटल कैसे लिखना है, कैसा टाइटल लिखना है, क्या टाइटल में हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं, क्या टाइटल में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिख सकते हैं, क्या वर्ब को लिख सकते हैं, क्या वर्ब को नहीं लिख सकते हैं, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। और बहुत मुश्किल नहीं है, 1 घंटे में आप लगभग सीख जाओगे सब कुछ कि एक प्रेसी को कैसे लिखना होता है। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे वो रिफाइनमेंट आप में आता रहेगा। बाकी जो रूल एंड रेगुलेशंस है प्रेसी को लिखने के, जितने भी रूल्स हैं वो मैं आपको 1 घंटे में सिखा दूंगा सारे, कि भैया इसके ये रूल होते हैं, ये इस प्रेसी का भी एक फॉर्मेट होता है, मैं आपको बताऊं उस फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। तो इसका फॉर्मेट और इसके रूल्स और एक टाइटल कैसे लिखना है ये मैं आपको 1-1.5 घंटे में सिखा दूंगा, जिससे आप इतना निश्चिंत रहना 6 से 7 नंबर तो उसी के दे देगा वो आपको। अब बाकी आप कैसा लिखते हो 1-2 नंबर उस पर डिपेंड करता है, थोड़ा सा अच्छा लिख दोगे तो वो 8-9 नंबर दे देगा आपको, है ना, और आराम से दे देगा। आप दूसरे लोगों को मत देखो, वो आपको आराम से दे देगा। अब ये मत सोचो आज तक ही नहीं दिए ऐसे वैसे, तो आज तक भैया पढ़ के कौन गया था, आज तक पढ़ के कौन गया है। बहुत कम लोग होते हैं जो सही से सही चीजों को सही इंसान से सही समय पर सीख पाते हैं, है ना। वरना मैं आपको क्या बताऊं, इंग्लिश में तो ये कंडीशन है, कोचिंग लेने से पहले या किसी टीचर से पढ़ने से पहले भी बच्चे उल्टे पुल्टे आंसर लिख रहे होते हैं, उल्टे पुल्टे तुक्के मार रहे होते हैं, और कोचिंग खत्म होने के बाद भी यही हालात होता है। आप खुद सोच के देखना, उल्टे पुल्टे आंसर लिख रहे होते हैं और वही उल्टे सीधे तुक्के मार रहे होते हैं, ना तो उनको फॉर्मेट पता होता है ना कुछ और पता होता है। अच्छा ऐसा क्यों होता है ये भी आपको बताऊं सच में। 2018 में क्या हुआ ना, आरपीसी ने बहुत लूज मार्किंग की थी, तो उसमें आपने जो प्रॉपर फॉर्मेट है लेटर के और के फॉलो किए तो ठीक, नहीं किए तो ठीक, आरपीसी ने फिर भी आपको एक डिसेंट से नंबर दिए थे बच्चों को, मैं आपको बताऊं। लेकिन 21 में ऐसा नहीं हुआ है, 21 में आरपीसी ने एक एक चीज को नोट किया है, क्योंकि एक एक टीचर ने एक एक क्वेश्चन चेक किया, आपको पता है ना, आरपीसी ने एक एक चीज को नोट किया कि सही से फॉलो किया कि नहीं किया। तो देख लो कट ऑफ भी कम रही है, और बहुत सारे धुरंधर थे उनका, जिन्होंने 2018 में सिलेक्टेड है ना, 18 में उनका इंटरव्यू कॉल भी नहीं हुआ है। आपको सच बता रहा हूं, उनका 2021 में इंटरव्यू कॉल भी नहीं है। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आप उनकी आंसर कीज आने के बाद देख लेना, उनकी कॉपी आने के बाद देख लेना, ये पेपर 4 था ना, ये उनको ले बैठा। ये पेपर 4 बहुत तगड़ी चीज है, जो इसको समझ गया वो पार है उसकी बनैया, वो एसडीएम बनेगा। और जिसने इसका बिल्कुल अपमान कर दिया ना कि ये तो ऐसे ही है, ये तो यूं ही है, इसको तो 7 दिन में कर लेंगे, इसको तो ऐसे कर लेंगे, इसको तो वहां से कर लेंगे, नहीं पार पड़ने वाली भैया उसकी। और खासकर इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको एक प्रॉपर गाइड, एक प्रॉपर टीचर की जरूरत है। वरना पता है आप लोग क्या करोगे, आप लोग 1 घंटे के मैटर को 10 घंटे लग जाओगे याद करने में। जो चीज 1 घंटे की है ना, वो आपसे 10 घंटे में भी पूरी नहीं होने वाली है, मैं गारंटी से कह रहा हूं। और एक प्रॉपर टीचर, एक प्रॉपर गाइड, एक प्रॉपर मेंटर अगर आपको मिल गया, जिसको सही से पता है एग्जाम का, जिसको सही से एक्सपीरियंस है, वो आपको इस 1 घंटे की चीज को मात्र 40 मिनट में करवा देगा। और मैं आपको करवा के दिखाऊंगा, देखना, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। आप जिस दिन पेपर देने जाओगे ना, जिस दिन मेंस लिख रहे होगे ना इंग्लिश का, आप खुद उस समय मुझे याद करोगे कि यार बहुत अच्छा बताया उस इंसान ने।
आप ये प्रेसी, ये लेटर, ये ढूंढोगे कि कहाँ है वो। मैं बस 5 मिनट में लिख के खत्म ही कर देता हूं, जिसके लिए लोग सोच रहे हैं ना, अब 6 महीने सोचेंगे लोग कि यार पढ़े कि ना पढ़े, इंप्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा, छोड़ो ये वो। आप तो उस समय ढूंढ रहे होगे कि कहाँ है वो प्रेसी, कहाँ है वो लेटर, मुझे तो फटाफट लिखना है और खत्म करना है इसको, बस, है ना। देखो अब देख ले 31 नंबर किसका है, 31 नंबर क्वेश्चन किसका आएगा, प्रेसी का। कितने नंबर का, 10 नंबर का। करना क्या है, 180 वर्ड लिखे होंगे, उनको काट छाट के 60 वर्ड में लिखना है। थोड़ी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, थोड़ा आपको सिखाऊंगा, तरीका सिखाऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा, आप कर दोगे आराम से, है ना। उसके बाद दूसरी बात ये देखो, आरपीसी को भी कोई अंग्रेज नहीं चाहिए बहुत बड़े। आप ये सोच रहे हो कि भाई बहुत ही तगड़ा लिखना पड़ेगा कि बहुत ही ऐसे, आरपीसी को कोई बहुत बड़े अंग्रेज की जरूरत नहीं है ना। उनको तो एक ऐसे प्रॉपर सिविल सर्वेंट की जरूरत है जिसको हर सभी चीजों की थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक नॉलेज हो, है ना। बस उतनी उसकी डिमांड है, आप चिंता मत करो, उतना आपका सब कुछ पूरा हो जाएगा। अब कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट हो गया, समझ समझ के आंसर करना। अब चलते हैं पार्ट सी में। अच्छा, पार्ट सी में क्या पूछेगा, कंपोजिशन। पार्ट सी में क्या पूछेगा आपसे, कंपोजिशन। पार्ट सी में क्या पूछेगा, कंपोजिशन, है ना। अच्छा, 31 नंबर क्वेश्चन किसका था, एक एक सवाल आपको याद होना चाहिए। 31 नंबर क्वेश्चन आपका था प्रेसी का, वो तक हो गया खत्म। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, सवाल नंबर 32 की बात करते हैं। अच्छा, 32 में आपसे क्या पूछेगा, 32 में आपसे वो लिखवाएगा एक पैसेज। 32 में आपसे वो क्या लिखवाएगा, एक पैसेज। 32 में क्या लिखवाएगा, एक पैसेज। कितने नंबर का है भैया, 10 नंबर का है पूरा। पैसेज कितने नंबर का है, 10 नंबर का। अच्छा, कितने वर्ड में लिखना है आपको, 200 वर्ड में लिखना है। कितने वर्ड में लिखना है, 200 वर्ड में। 200 वर्ड्स मतलब 200 शब्दों में आपको इस पैसेज को लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है आपको, 200 शब्दों में आपको इस पैसेज को लिखना है। अच्छा, ये एक बात बताओ, इसमें आपको चॉइस कितनी मिलेगी, इसमें आपको 3 चॉइस देगा वो, कि कहने का मतलब ये आपको 3 टॉपिक देगा, तीनों में से जो टॉपिक आपको अच्छा लगे, कि आपको आसान लगे, आप उस पर लिख देना। कितनी चॉइस मिलेगी इसमें आपको, 3 चॉइसेस मिलेगी। आपको कितनी चॉइस मिलेगी, 3 चॉइसेस मिलेगी। जो आपको अच्छा लगे उस पर लिख देना। थोड़ा बहुत करंट के टॉपिक भी होते हैं इसमें, बाकी जो भी उस समय जो हॉट टॉपिक होंगे या जो लगता होगा हम आपको बता देंगे, वो थोड़े बहुत आप तैयार करना। कुछ मैं आपको तैयार करके दूंगा कि आप 10-15 वो पढ़ लेना और आप लिख दोगे आराम से। उन्हीं लाइनों को काट छांट के लिखना होता है यार, आगे पीछे अरेंज करके अपना सेट बिठाना होता है, वो बैठ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है ना। ये होगा पैसेज, कितने नंबर का आएगा, 10। उसके बाद चलते हैं, देखो 32 नंबर क्वेश्चन था आपका पैसेज। पैसेज कितने नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, प्रेसी, सब याद होना चाहिए आपको। अब आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 33। 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछेगा इलेबोरेशन। अच्छा, अभी बच्चे सोचेंगे यार ये इलेबोरेशन क्या होता है। ये मान लो आपका हिंदी का पल्लवन, हिंदी का पल्लवन होता है ना, वैसा ही ये इलेबोरेशन है इंग्लिश में। यानी कि इसमें आपको व्याख्या करनी है। इंग्लिश में एक वर्ब होती है जिसको वो होती है इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब होता है किसी चीज को समझाना है, उसकी व्याख्या करना। तो इलेबोरेशन उसकी मतलब व्याख्या करना। अच्छा, ये कितने नंबर की आएगी इलेबोरेशन, 10 मार्क्स की। अच्छा, पैसेज में कितने वर्ड्स लिखने थे आपको, 200 वर्ड्स। लेकिन आपको इलेबोरेशन में 200 वर्ड नहीं लिखने हैं, आपको इलेबोरेशन में कितने वर्ड्स लिखने हैं, 150 वर्ड्स। आपको इलेबोरेशन में कितने वर्ड्स लिखने हैं, 150 वर्ड्स, यानी कि 150 शब्दों में ही लिखना है। अच्छा, इसमें कितनी चॉइस मिलेगी, मतलब कितने ऑप्शन होंगे आपके पास, 3 चॉइसेस। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको 3 टॉपिक देगा। आप पिछले सालों के पेपर देखना, आप समझ जाओगे। आपको 3 चॉइस देगा, यानी कि 3 टॉपिक देगा। जो टॉपिक आपको सबसे अच्छा लगे, जिस टॉपिक के ऊपर आपके पास लिखने के लिए लाइनें हो, जिस टॉपिक पर आपके पास लिखने के लिए कंटेंट हो, उस टॉपिक को आप चूज कर लेना और उस पर लिखना है ना। अच्छा, इसमें आपको मैं एक बात बताता हूं कि इसमें मोस्टली क्या होता है ना, प्रोवर्ब टाइप चीजें ही पूछी जाती है। तो मैं आपको लगभग 15 इलेबोरेशन तैयार करवा दूंगा पहले से। और अगर भगवान की कृपा रही तो मैं आपको बताऊं, इन 3 चॉइस में से एक चॉइस पक्का इन 15 में से होगी। आप पहले से तैयार करके जाना और अपने को वहां लिखना है। और मान लिया कि चलो उस दिन हमारी किस्मत थोड़ी सही नहीं है, इन 15 में से नहीं आया, एकदम अलग ही है, तो कोई बात नहीं, 15 रटा है ना, 15 रटी है ना, वहां लिख दोगे कुछ ना कुछ अच्छा लिख दोगे, आपको नंबर मिलेंगे। जो मेहनत, देखो सरस्वती माँ कभी भी किसी का ऋण अपने ऊपर नहीं रखती है। मेहनत करके जाओगे, 15 तैयार करके जाओगे, जरूर फायदा मिलेगा, जरूर फायदा मिलेगा, है ना। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 33 की बात। अब उसके आगे चलते हैं अपने। देखो अब बच गया लास्ट क्वेश्चन, वो कौन है,
क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा इसमें क्या करना है, इसमें लिखना है आपको लेटर। अच्छा ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ लेटर ही होता है, इसमें रिपोर्ट भी होती है। अच्छा पहले तो इस लाइन का मतलब क्या है ये बताओ, ये जो लाइन है ना, ये इसका मतलब होता है स्लैश ऑब्लिक, यानी कि या तो ये या फिर ये, लेटर या फिर रिपोर्ट राइटिंग। अच्छा कहने का मतलब ये है कि या तो आप लेटर लिख दो वरना आप रिपोर्ट लिख दो, और सभी बच्चे यही प्रेफर करते हैं कि लेटर ही लिखें। और देखो मैं भी आपको यही कहूंगा आप लेटर ही लिखना, क्योंकि लेटर लिखना एक तो आसान होता है, उसका फॉर्मेट मैं पहले से तैयार करवा दूंगा, उसकी मतलब इस लेटर में मैं आपकी 90% हेल्प कर दूंगा आराम से, है ना। आप आराम से वहां लिख दोगे 3 से 4 मिनट में, और मतलब आप खूब ढूंढ ढूंढ के लिखोगे क्या लेटर कहाँ है मुझे दिखाओ, मैं लिख दूंगा लेटर तो तुरंत, है ना। ये लेटर, अच्छा ये लेटर कितने नंबर का आएगा, ये 10 नंबर का आएगा। अच्छा लेटर में कितने वर्ड लिखने हैं आपको, 150 वर्ड्स, है ना। अच्छा अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखनी आती, ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे मैं जहां कोचिंग पढ़ाता हूँ वहां एक लड़की है, वो बोली कि सर मैं लेटर नहीं लिखूंगी, मैं तो रिपोर्ट ही लिखूंगी, मैं क्योंकि मेरा जर्नलिज्म में कोर्स किया हुआ है और मुझे रिपोर्ट बहुत अच्छी लिखनी आती है। तो कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको रिपोर्ट बहुत अच्छी लिखनी आती है तो अपनी रिपोर्ट भी लिख सकता है। बाकी जो भी अपने नॉर्मल बच्चे हैं, दूसरे बच्चे हैं, मैं तो उनको ये कहूंगा कि आप लेटर लिखना, 10 नंबर का लेटर आएगा, 150 वर्ड का लेटर होगा बस। अब देखो आपको पूरा सिलेबस बता दिया, टोटल क्वेश्चन कितने आए 34, ग्रामर के कितने टॉपिक हैं 6, है ना, सारा बता दिया आपको। 6 टॉपिक हैं, उनकी सीक्वेंस आपको याद रखनी है। और ये इंग्लिश लगभग कितने नंबर की आएगी, ये लगभग 90 से 95 नंबर की है। कितने नंबर की सोचो आप, मैं कह रहा हूं इतना बड़ा वेटेज किसी सब्जेक्ट का नहीं है दूसरा, और इतना आसान। मैं आपको सच बता रहा हूं, इस इंग्लिश से ज्यादा मुश्किल है हिंदी, इससे मतलब 3 गुना ज्यादा मुश्किल है हिंदी, और उसको तैयार करना भी मुश्किल है, उसको रटना भी मुश्किल है। आपको लग रहा है ना इंग्लिश के वर्ड याद करना मुश्किल है, एक बार आप हिंदी के प्राइवेट याद करके देखो, आपको पता चलेगा, है ना। तो ये इंग्लिश कितने की आएगी, 90 से 95 नंबर की आएगी। आप मेरा भरोसा करो, आप अच्छे से पढ़ाई करो, मैं एकदम गारंटी से कह रहा हूं, इसमें आपके आराम से मैं दिलवा दूंगा 60+ मार्क्स, आराम से 60+ मार्क्स इसमें आपके आ सकते हैं, जिसमें आपको कोई जोर नहीं आने वाला है, आराम से आ सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और देखो मुझे तो, मेरा तो ये भी मानना है कि ये जो इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको इसमें गाइड की जरूरत होती है, एक प्रॉपर टीचर, एक प्रॉपर मेंटर होना चाहिए जो आपको सिखा सके, आपको पढ़ा सके। बाकी कोई भी सब्जेक्ट आप घर बैठ के पढ़ सकते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। पर ये इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप अपने आप से नहीं पढ़ सकते हो, आपको किसी ना किसी प्रॉपर और एकदम सही इंसान की आपको जरूरत रहेगी, जो आपको सही से चीजें सिखा सके, जो आपको सही से याद करवा सके। मैं तो ये साइन वेंटो भी आपके भरोसे नहीं छोड़ूंगा, मैं खुद ही आपको याद करवाऊंगा, वन वर्ड भी मैं खुद ही आपको याद करवाऊंगा, इडियम भी याद करवाऊंगा। और फ्रेजल वर्ब तो ज्यादा नहीं आती, आपको पता ही होगा, 15-20 फ्रेजल है जो आती है आपके एग्जाम में, आज तक उससे बाहर तो नहीं गई तो आगे भी नहीं जाएगी, वो 15-20 फ्रेजल भी आपको याद करवाऊंगा। लेटर लिखना खूब अच्छे से सिखाऊंगा, आप एकदम ऐसे रहोगे कि हाँ पूरा एकदम अच्छे से फॉर्मेट आ गया, सब कुछ आ गया, ढूंढ ढूंढ के खूब लेटर लिखोगे, और खूब इसकी आपको प्रैक्टिस भी करवा देंगे कि कैसे लिखना है, क्या करना है ना, इसका क्या फॉर्मेट है। भाई लेटर बच्चों को ऐसे बताना तो पड़ेगा ना कि लेटर कैसे है, क्या फॉर्मेट है। इसमें बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, फुल ब्लॉक स्टाइल होता है, सेमी ब्लॉक स्टाइल होता है, कैसा लेटर वहां आपको आरएस में लिखना है, आरबीएससी किस पैटर्न को फॉलो करती है ना, सीबीएसई किस पैटर्न को फॉलो करती है, आजकल कौन सा फॉर्मेट चल रहा है, या कौन सा फॉर्मेट बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड है, वो सब आपको मैं प्रॉपर्ली सिखा दूंगा। आप अगर खुद मेहनत करोगे, खुद कहीं ढूंढ ढूंढ के सीखोगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे लिए चीजें सिखाना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि मैं तो जहां हूं वहां मेरा तो मतलब मैं तो खूब लेटर लिखता हूँ देखो दिन भर, है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको खूब अच्छे से सिखा दूंगा, खूब प्रेसी लिखता हूं मैं। अब क्या करना होता है, यही सब है काम, प्रेसी लिखना। प्रेसी में क्या, आप किसी सीनियर अधिकारी को, आपको किसी केस के बारे में बताना है, तो आप उसको कोई बहुत बड़ा लिख के थोड़ी दोगे। प्रेसी का मतलब क्या, उसको आप उस केस को, बहुत बड़े केस को बहुत छोटे से में लिख के दोगे कि सर ये बात है ना। वही प्रेसी सारे दिन लिखते हैं, आप आती है सब लिखनी, क्या है क्या नहीं है। यही सब चीजें हैं देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप थोड़ा अच्छे से मेहनत करो, इस पेपर पे खूब मेहनत करो, थोड़ी किसी प्रॉपर सही इंसान की गाइडेंस के अंदर मेहनत करो, आप आराम से खूब बढ़िया नंबर लेके आओगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये पेपर आपकी पूरी नैया पार करवाएगा। आप देखना, सबसे अच्छा एग्जाम है, सबसे अच्छा पेपर है ये, है ना। पेपर 4 खूब नैया पार करवाएगा। यही मतलब पूरा इस आरएस बनने का आधार है, पूरा आरएस बनने का जो बेस है ना, वो यही पेपर है ना। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप सब लोग अच्छे से तैयारी करो।
आप कहीं से भी कोचिंग करो, कहीं से भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, खूब मन लगा के, एक विश्वास के साथ, और एक मतलब खूब वहां अच्छे से मेहनत करो, है ना। उस इंसान पे पूरा भरोसा करो कि हाँ ठीक है चलो, भरोसे भरोसे पे ही सब कुछ है ना। एक भरोसे के साथ कहीं भी पढ़ो, खूब पढ़ो। ये जो सिलेबस का वीडियो है इसको पूरा देखो, इसको 2-3 बार देखो, इसको डबल स्पीड पे मत देखना। जब डबल स्पीड पे जो देखने के वीडियो होंगे मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि आप इसको 1.5 पे या 2.0 पे देख लो। पर ये एक ऐसा वीडियो है, इसको आप अच्छे से देखो, 2-3 बार देखो, इसको समझो, इसको कि इसमें क्या चीजें हैं। अभी मैंने आपको इतना बताया कि आपको समझ में आया कि आपको प्रॉब्लम कहां होगी। सोचो आप, क्या आपको समझ में आया? मैं आपको बताता हूं, देखो 2 जगह प्रॉब्लम होगी आपको सिर्फ। ये जो पूरे 34 के 34 क्वेश्चन है ना, पूरे 34 के 34 क्वेश्चन, इनमें सिर्फ आपको 2 जगह दिक्कत होने वाली है, मैं आपको अभी बता देता हूं। देखो, एक तो आपको वन वर्ड में प्रॉब्लम होगी। क्यों यार? ऑप्शन नहीं है अपने पास, लाइन लिखी आएगी, उसका एक वर्ड लिखना है, कुछ भी नहीं है अपने को, कुछ नहीं पता, वहां थोड़ी सी दिक्कत है। मतलब मेरे कहने का मतलब थोड़ी मेहनत करके जाना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम बताऊं आपको कहां है? दूसरी प्रॉब्लम है पैराग्राफ में। दूसरी प्रॉब्लम कहां है? पैराग्राफ में। क्यों? एक टाइटल लिखा होगा, 3 चॉइस होगी, मान लो एक टाइटल पे अपने को 200 वर्ड लिखने हैं यार, सीधे सीधे वहां, है ना। थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इलेबोरेशन में प्रॉब्लम नहीं है। इलेबोरेशन में क्यों प्रॉब्लम नहीं है? पहले से तैयार करके जाएंगे यार 15। अच्छा, लेटर में प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं प्रॉब्लम है? फॉर्मेट पहले से रट के जाएंगे, 60-70% में आपको यही रटवा दूंगा लेटर, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं प्रॉब्लम है? तो यार लाइन लिखी मिलेगी, उन्हीं का ट्रांसलेशन करना है अपने को, खुद के दिमाग से कुछ सोचना नहीं है। वो ट्रांसलेशन कैसे करना है, क्या करना है, मैं सिखा दूंगा आपको पहले से, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दूसरा अनसीन पैसेज में प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? अपने पास पैसेज पूरा लिखा हुआ है, 4 आंसर ही तो देने हैं उनके, मतलब आपके पास हिंट है कुछ ना कुछ। लेकिन इस पैराग्राफ में आपके पास कुछ नहीं है, अपने पास कुछ भी नहीं है, आपको अपनी ही समझ से वहां लिखना पड़ेगा ना। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी पूरा पेपर बहुत सिंपल है, पूरा पेपर बहुत बहुत सिंपल है इंग्लिश वाला। कहीं आपका पेन भी नहीं रुकने वाला इसमें, मैं आपको बता रहा हूं। एक बार शुरू हो गए कहीं नहीं रुकोगे, धड़ाधड़ लिखते जाओगे, और जितना समय आप मान के चल रहे हो उससे बहुत कम समय में आप इसको कंप्लीट भी कर दोगे। खूब टाइम बचेगा, उसके बाद हिंदी का ऐसे लिखना, कुछ और करना, सब कुछ करना। अच्छा, वो हिंदी वाली मैं एक बात और बता दूं आपको, जो कि बच्चों को नहीं पता होती है, बच्चे बहुत मात खा जाते हैं इसमें। जो पेपर 4 होगा उसको अटेंड करने की सीक्वेंस क्या होगी, क्या आपने कभी थोड़ा बहुत सोचा क्या? उसमें आप क्या करना, सबसे पहले तो हिंदी की ग्रामर करना। देखो, जो मेरा मानना है, बाकी जैसा आपको सही लगे आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो, बट जो मेरा मानना है वो देखो, आप नोट करना इस चीज को। सबसे पहले आपको करनी है हिंदी की व्याकरण। अच्छा, हिंदी की व्याकरण कर ली, फटाफट करनी है आपको, वो आपको आती भी होगी वहां। उसके बाद करनी है इंग्लिश की ग्रामर। इंग्लिश की ग्रामर में कहने का मतलब है वो 20 क्वेश्चन, 1 से लेकर 20, 10 एरर के, 10 वोकैब के, टाइम लगेगा 10 से 15 मिनट, खत्म, फटाफट खत्म। देखो 20 नंबर खत्म फटाफट 15 मिनट में। उसके बाद पता है आपको क्या करना है? उसके बाद क्या करना है, मैं देखो सही से लिखता हूं। उसके बाद आप इस पैटर्न को फॉलो करना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। उसके बाद आप करना अनसीन पैसेज। उसके बाद क्या करना? अनसीन पैसेज करना। जो इंग्लिश वाला पोर्शन है ना, उसका अनसीन पैसेज फटाफट करना, क्योंकि पैसेज लिखा हुआ है, आंसर लिखना है, कुछ नहीं करना है, जल्दी जल्दी लिख देना फटाफट। अच्छा, अनसीन पैसेज के बाद क्या करना है? प्रेसी। अच्छा, क्यों करनी है प्रेसी? 180 वर्ड लिखे हुए, फटाफट पढ़ना, 60 वर्ड में लिख देना, प्रैक्टिस करके जाओगे लिख दोगे वहां, प्रेसी। अच्छा, प्रेसी के बाद क्या लिखना है? प्रेसी के बाद मैं बताता हूं आपको क्या लिखना है। प्रेसी के बाद आप लिखना लेटर। अच्छा, लेटर क्यों लिखना है? फॉर्मेट पहले से मैं आपको तैयार करके भेजूंगा। 3 लाइनें ऊपर की तैयार है, 3 लाइनें नीचे की तैयार है, बीच की 3 लाइनें बची, 2 लाइनें आप कहां से उठाओगे? 2 लाइनें आप उठाओगे क्वेश्चन में से, 1 लाइन खुद लिखनी है, फटाफट लिख देना, लेटर हो गया लेटर। अच्छा, अब लेटर के बाद क्या करना है सर? लेटर के बाद आप करना है ट्रांसलेशन, जो 10 नंबर का आएगा ना ट्रांसलेशन आपका, हिंदी टू इंग्लिश। लेटर के बाद आप करना फटाफट ट्रांसलेशन। 5 सेंटेंस लिखे हुए, उनकी जैसी इंग्लिश बने, अपनी प्रैक्टिस तो करके जाएंगे पहले से, तो वहां फटाफट उनकी ट्रांसलेशन कर देना। देखो कितना जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा, और कहीं भी आप अटकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि सब में हिंट है आपके पास, सब में हिंट है, सब में हिंट है। उसके बाद क्या करना है आपको? इलेबोरेशन, वो पल्लवन इंग्लिश वाला। उसके बाद क्या करना है आपको? इंग्लिश वाला पल्लवन, इलेबोरेशन। इस इलेबोरेशन, अच्छा इलेबोरेशन पहले क्यों करना है? क्योंकि बहुत इजी से चल रहे हैं अपने। इलेबोरेशन में थोड़ा सा आप रुकोगे, एक बार के लिए देखना पड़ेगा आपको टॉपिक, बट इतना पढ़ के जाएंगे तो वहां लिख देंगे। अब उसके बाद बचा पैसेज। पैसेज लिखना है, इलेबोरेशन के बाद लिखना है आपको पैसेज, इंग्लिश का पैसेज लिखना है। अच्छा, मैं पैसेज लिखने के लिए पहले कह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं हिंदी का जो ऐसे आएगा वो बाद में लिखना है। पता है क्यों? लास्ट का जो 1 घंटा होगा ना आपके 3 घंटे में से, जो लास्ट का 1 घंटा होता है, उसमें आपका दिमाग गोली से तेज चल रहा होगा।
है ना, गोली से भी तेज आपका दिमाग चल रहा होगा, यानी कि जितने तेजी से आपके विचार आएंगे ना, उससे भी ज्यादा तेजी से आप लिख रहे होगे लास्ट के 1 घंटे में, क्योंकि पेपर 4 सबसे लास्ट दिन होगा। लास्ट दिन के लास्ट घंटे में आपका दिमाग बहुत तेज होगा। अगर उसमें आप इंग्लिश का पैसेज लिख रहे हो ना, तो आप अटक जाओगे थोड़ा थोड़ा बार बार, लेकिन वहीं आप पैसेज पहले ही खत्म कर देना, आप हिंदी का जो ऐसे होगा ना उसको फटाक से लिख दोगे आप। हिंदी के जो पलवन वलवन होंगे, हिंदी के जो लेटर होंगे, तुरंत लिख दोगे आप। क्यों? क्योंकि उसमें आपको सोचना ही नहीं है ना, फटाफट लिखते जाना है, ऐसे लास्ट में फटाफट लिख दोगे आप। आपका दिमाग बहुत तेज हो चुका होगा, सोचने से पहले लिख रहे हो, तो सोचो कितनी स्पीड है। लेकिन वहीं अगर आप लास्ट में इंग्लिश लेके बैठे हो ना, तो इन ये हर जगह आपके लिए हर्डल है। दीज आर हर्डल्स फॉर यू एट द लास्ट, है ना। ये आप हर जगह आप वो जैसे बाधा दौड़ होती है ना, आपने देखी होगी, वो ऐसे उसमें आप बार बार अटकोगे, आप बार बार अटकोगे इसमें, है ना। इसलिए इस सब कुछ चीजों को पहले ही करना है। लास्ट में जो आपके दिमाग की जो एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी ना, उसको उस हिंदी वाले ऐसे में काम लेनी है, क्योंकि वो इंग्लिश वाले पैसेज में काम नहीं आएगी। क्योंकि यहां सोचना है, सोचने के बाद लिखना है, बहुत सोचना पड़ेगा, उसके बाद लिख पाओगे। वहां जितनी स्पीड से सोचोगे उससे तेज स्पीड से लिख रहे होगे, वहां वो चीज काम आएगी, है ना। तो थोड़ा स्ट्रेटेजी बना के चलो और इसी हिसाब से पेपर को अटेंड करो। और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछना, मैं आपको बता दूंगा। इस थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से अरेंज कर लेना कि नहीं सर पहले मैं तो ये कर लूंगा, या मैं इसमें अच्छा हूं, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने तो एक आपको जनरल आइडिया दिया है कि कैसे कैसे चीजों को करना है। इस पेपर 4 के बारे में जो कुछ बताया सब यही है बस, है ना। ओके जी, थैंक यू।